20,000 कमाने वाला बंदा यार आखिर कैसे इन्वेस्ट कर लेगा? वो कैसे प्लानिंग कर ले अपने रिटायरमेंट की, कैसे वो बच्चों की प्लानिंग कर ले? इन्वेस्टमेंट होती है गोल बेस्ड। मुझे रिटायरमेंट चाहिए 20 साल बाद, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट। मुझे मेरे बच्चों की दोनों की फीस करनी है, दोनों के 50-50 लाख रुपए लगेंगे, तो 50-50 लाख के हिसाब से आज इन्वेस्टमेंट। समय बहुत है आपके पास, 20 साल का समय। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हो गए या फिर पैसिव इनकम हो गई, उसके लिए पहले आपको एक्टिव इनकम बढ़ानी पड़ेगी। लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी है कि यार जल्दी पैसे कमाओ, शॉर्ट टर्म में और ज्यादा पैसे कमा लो। मैं कहता हूँ ज्यादा मत कमाने का सोचो, ज्यादा देर कमाने का सोचो। ये मत सोचो कि मैं कल कैसे करोड़पति बन जाऊं, ये सोचो कि मैं 10 साल में कैसे 5 करोड़ कमाऊं। वॉरेन बुफे ने एक बार डिसीजन लिया, पैसा उठाया, इंडेक्स फंड में डाल दिया। 10 साल बाद वॉरेन बुफे का जो रिटर्न था, अगर उसने 100 रुपए डाले थे तो उसमें 88 रुपए कमा लिए 10 साल में। तो इन्वेस्टमेंट में कुछ ही नहीं करना होता। प्रॉब्लम ये हम कुछ कर देते हैं। आपका काम है निवेश करना, चुपचाप पैसा ही, ठीक है। और आपने लागत पहले दिन नहीं लगाई थी, आपने लागत थोड़ा थोड़ा करके हर महीने लगाई। तो आपने 2 करोड़ में से 20 साल 1.5 लाख निकाला। कितना निकाल लिया? 3.5 करोड़ 60 लाख निकाल लिया। ये ज्यादा नहीं, ज्यादा देर। आप अपना कर्म करो, भगवत गीता में लिखा है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वही करो। आप अपनी निवेश करो। SIP भगवत गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज का पॉडकास्ट भी बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज के पूरे पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस को लेकर कि आखिर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, सही टाइम क्या है इन्वेस्ट करने का और कहां पर हमें इन्वेस्ट करना है अपना पैसा। जो हमारे पॉडकास्ट के आज गेस्ट हैं वो फाइनेंस गुरु हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, संजय कठुरिया सर जी। इनकी वीडियो जब आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर देखते हैं तो मिलियंस में व्यूज रहते हैं। लोगों को पूरा ट्रस्ट है इनके ऊपर कि अगर हम संजय सर की वीडियो देख रहे हैं तो हमें वो नॉलेज उनसे मिलने वाली है जिससे हम इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर सके। तो आज के पूरे पॉडकास्ट में यही सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो भी आपके सवाल होंगे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी बदलेगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। संजय सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू सो मच। कैसे सर आप? बस एकदम बढ़िया। आप लोग ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलाने के पीछे भी एक कारण है। सारे फाइनेंस की टिप्स सीख लेंगे और पैसा ही पैसा होगा हमारे व्यूअर्स के पास। मैं तो एक बात बताऊंगा, मेरे मैडम के साथ मेरा पहला पॉडकास्ट हुआ था, जो हमारा श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे हुआ था, और शी वाज माय फर्स्ट इंटरव्यूअर। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि पैसा ही पैसा करवा दिया आपने। तो साधना चैनल के साथ आप लोग के साथ एक बहुत अलग लगाव है मेरा, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन साधना टॉक्स। और जितनी ऑडियंस है उसके लिए बेस्ट वैल्यू क्रिएट करेंगे और बहुत सारे उनके मिथ बस्टिंग करेंगे, बहुत सारे उनके माइंड में जो क्लटर है उसको क्लियर करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो शुरू करते हैं सर फिर। बिल्कुल। आई थिंक अंडर 40 एज है आपकी, अबाउट टू बी 40। और इस एज में ना लोगों को समझ नहीं आ पाता कि यार सही इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे करें। लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते तो हैं लेकिन सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। उनको ये नहीं पता होता कि रिटायरमेंट कब लेना है उन्हें अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए सर एक टाइम जरूर आता है रिटायरमेंट लेने का, वो हमें प्लान करना होता है, बट हम प्लान नहीं कर पाते। मैं सीधा आपसे ही पूछता हूँ, आपने क्या प्लान किया अपने रिटायरमेंट को लेकर? कौन सी एज में आपने सोचना शुरू किया? वो रिटायरमेंट के जो प्लानिंग थी उसके लिए कब इन्वेस्टमेंट किया? सो ये एक बार हमारे व्यूअर्स को आप समझाएं प्रॉपर। श्योर। सो देखिए, आपको जो जीवन है उसको राउंड अबाउट 4 फेजेस में बांटना पड़ता है। जैसे हमारे शास्त्रों में भी बांटा गया है, पर हम अगर आज के जमाने में देखें तो फर्स्ट फेज होता है जब आप अपनी एजुकेशन लेते हो, जो मेजर फर्स्ट 18 से 20 ऑड इयर्स, पहले 20 साल आपके होते हैं। अगले 20 साल आप जॉब करते हो, 20-30 साल 40 साल भी जॉब करते हैं, बहुत लोग सालों साल जॉब करते रहते हैं। और उसके बाद फिर आप चाहते हो कि आप एक टाइम पे आओ, जो भी उम्र आपने तय करी है। कुछ आजकल के बच्चे तय करते हैं कि भाई 30 से पहले रिटायर होना है, कुछ कहता है जो चलो 40 से पहले हो जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं 50 तक हो जाते हैं। हर जन की सिचुएशन अलग है। कोई स्टार्ट, जो हम लोग सब है जो रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ की, वो सेम पॉइंट से नहीं कर रहे। ठीक है, आज मेरा बेटा अलग लेवल से रेसिंग स्टार्ट करेगा एज कम्पेयर टू जब मैं छोटा था, मैंने जब रेस स्टार्ट करी थी। कुछ लोग होते हैं जो माइनस में रेस स्टार्ट करते हैं, जिनके परिवार पे उधार होता है, परेशानियां होती हैं। तो हर जन का रेस का स्टार्ट पॉइंट अलग है, पर वो रेस अच्छे से खेल सकता है और इतना खेल सकता है कि वो अपने जीवन को डेट फ्री भी कर सकता है और अपना रिटायरमेंट भी प्लान कर सकता है। ये पॉसिबल है। तो मैंने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, मैं रेस में एटलीस्ट माइनस में नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर ONGC में पहले काम करते थे। दो वी वर नॉट वेरी रिच, और मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली थे। पापा अकेले सोर्स ऑफ इनकम थे, मम्मी हाउसवाइफ, 2 बच्चे, स्टैंडर्ड
जो फैमिली होती है। तो धीरे धीरे हमने जो है अपने आप को पहले एजुकेट किया। एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मेरे पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया गया। 10वीं 12वीं बहुत अच्छा स्कोर आया। इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए फाइनेंस करी। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे को मैथ्स से बड़ा प्रेम था। अच्छा, आज भी है। तो जब मैंने मैथ्स में देखा तो मैंने कहा कि यार जो मैथ्स का फील्ड है वो ज्यादातर फाइनेंस, पैसा जो है उसके ऊपर है। और मेरे फादर बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। अच्छा, मतलब वो 1981 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। तो आज उनको करीबन 43 इयर्स हो गए स्टॉक मार्केट में। तो वो मुझसे ना बड़े क्लेरिकल काम करवाते थे। जैसे तब एक डिविडेंड आपके अकाउंट में नहीं आता था, आपको एक चेक आता था डिविडेंड का, तो साथ में एक फोलियो होता था, चेक होता था। तो वो चेक मेरे को पकड़ा दे, बेटा जाके बैंक में उसको जमा करके आ जाओ। तो पेइंग स्लिप कैसे भरनी है, फिर जाके बेटा टिकट लेनी है ट्रेन की, अब 2 महीने बाद जाना है तो 2 महीने पहले जाके सुबह 6 बजे लाइन में खड़े होकर टिकट बुक करो। शेयर खरीदा, शेयर बेचा, उसका जो रिकॉर्ड क्रिएट करना होता था पहले फिजिकल फॉर्म में होता था। अच्छा। आपको जाके देना पड़ता था। आज जैसा नहीं है कि बटन दबाया काम हो गया 1 मिनट के अंदर। So लाइफ वाज वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट एट दैट टाइम। तो वो सब काम, क्लरिकल काम मैं करता था। अच्छा, तो मेरा एक रुचि बनी इन्वेस्टमेंट्स में। मैं देखता था पापा पैसे कमाते हैं, डिविडेंड आता है। फिर पापा से एक दिन बात करी तो पापा ने एक अटैची खोला और उसमें ना बहुत सारे पेपर पड़े हुए थे। अच्छा, जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं। अच्छा, तो उन्होंने देखिए मैंने कंपनी में पैसा डाला था, ये कंपनी डूब गई, ये कंपनी में पैसा डाला था, ये कंपनी डूब गई। तो ऐसे उन्होंने जम के ऐसे पेपर दिखाए मेरे को। हर पिताजी जो 80 के दशक से कर रहे हैं निवेश, उनके पास कोई एक ऐसे 30-40 शेयर सर्टिफिकेट होंगे जो कंपनियां डूब चुकी थी। ठीक है, क्योंकि पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे, अब तो डीमैट हो गया, जिसे हम डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। तो डीमैट हो चुका है। हाँ। तो ये जर्नी। अच्छा, फिर पापा ने क्या किया कि 2006 में मेरा पीपीएफ अकाउंट खोला। तब 70,000 की लिमिट होती थी, 70,000 पर एनम आप डालते थे। तो वो मैंने डालना चालू किया। मैंने बहुत अर्ली से कमाना चालू कर दिया था। मैंने ये सोच लिया था कि भाई एक परिवार पे मेरे को मतलब ऐसा है कि थोड़ा सपोर्ट देना है। तो क्या हुआ, मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखता था। तो मैंने को एक क्लासिकल म्यूजिक सिखाना भी चालू कर दिया। तो एक मदर और सन का डुओ था, उनको मैं सिखाता था। 175 रुपए घंटा लेता था 1997 में। मैं तब 7वीं में था और 4 दिन महीने में पढ़ाता था, तो 700 रुपए महीना बनाता था। तो 700 में से 7 रुपए पर मंथ मेरी फीस होती थी स्कूल की। 7th स्टैंडर्ड में 7 रुपए, 8वीं स्टैंडर्ड में 8 रुपए, 9वीं स्टैंडर्ड में 9 रुपए, ऐसे हमारी फीस हुआ करती थी। तो वो होता था और जो बचा हुआ पैसा था मेरे फादर खुद नहीं लेके मेरे ही पर निवेश करते थे। मैं पियानो सीख रहा हूँ, म्यूजिक सीख रहा हूँ, तो वो सब पे चला जाता था पैसा। थिएटर में मैंने बहुत साल काम किया। तो मेरे को पैसे कमाने की आदत बहुत जल्दी लग गई। मतलब कमाना है, बिल्कुल कमाना है। उसके बाद मैं जब इंजीनियरिंग पूरी करी 2006 में और एमबीए करने वाला था, तो 2 साल का समय, 2 महीने का समय था, बीच में फ्री टाइम था, तो मैंने फिर से पढ़ाना चालू कर दिया। तब मैं कैट के बच्चों को पढ़ाता था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है आईएम्स में जाने के लिए। तो क्योंकि मैंने खुद एमबीए क्रैक किया हुआ था, तो मैं एज ए टीचर वहां ज्वाइन कर गया। तो मैं ठीक ठाक पैसे कमाने लग गया। फिर मैंने एमबीए करी और एमबीए मैंने जो करी 2 साल बाद, उसके बाद मुझे जॉब लगी, फर्स्ट जॉब लगी। और फर्स्ट जॉब लगी करीबन 35 हजार रुपए महीने के आसपास की। दैट वाज इन 2008। तो उस टाइम भी मैंने पढ़ाना चालू रखा। तो अगर मैं अपनी लाइफ के डिसिप्लिन को डिफाइन करूं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को डिफाइन करूं, तो मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बंदा नहीं हूं। मैं एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति जो आईआईएम से नहीं पढ़ा, आईआईटी से नहीं पढ़ा, बहुत बड़ा पैकेज नहीं लगा, एक आम व्यक्ति हूं। ठीक है, अच्छी पढ़ाई करी, मैं ये नहीं डिनाई करूंगा खराब पढ़ाई करी, बट एकदम बहुत सुपीरियर भी नहीं हूं कि भाई कोई अनअचीवेबल नहीं हूं मैं, क्योंकि आईआईएम में तो 0.1 0.2% लोग जाते हैं। मैं तो एक नॉर्मल एमबीए कॉलेज वेलिंगटन से पढ़ाई करी, बॉम्बे से पढ़ाई करी। तो मेरे जो लाइफ का 3 पिलर्स थे, वो था, सबसे पहले था कि आपको फ्रुगैलिटी से जीना है। आपका पैसा कहां जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आप मतलब मैं थोड़ा सा हार्श टर्म यूज करता हूँ, बेसुध नहीं हो सकते आप। कहीं भी जा रहा है पैसा, कुछ भी कर रहे हो, और जो आजकल बहुत इजी हो गया, तब तो फिर भी मुश्किल था। आजकल तो बहुत इजी हो गया, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हो गई, ये हो गया, जोमेटो हो गया, टोमेटो हो गया, सब हो गया, आपका जाएगा पैसा। तो वो मेरा पहला पिलर था। दूसरा पिलर था इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम डे 1। ठीक है, और तीसरा पिलर था डुअल इनकम। हमेशा डुअल इनकम पे फोकस करो। तो ये 3 मेरे पिलर्स थे मेरे लाइफ के, जिन्होंने मुझे ग्रोथ दी है। डुअल इनकम मतलब मैं टीचिंग भी करता था, जॉब भी करता था। सैटरडे संडे को टीचिंग कर लेता था और जॉब नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे करता था। तो एक्स्ट्रा मेहनत करता था। तो वहां से मेरे को आदत पड़ी कि मैं फ्रुगैलिटी रखूंगा, इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, और मैं क्या कहते हैं उसके साथ डबल इनकम पे फोकस करूंगा। सेकेंड पार्ट जब आया, मैं जॉब चालू करी, तो मैंने जिस दिन जॉब चालू करी उसी दिन मैंने एसआईपी करनी चालू कर दी थी। तब लोगों को एसआईपी का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008। अब तो सब हो गया, सबको आइडिया हो गया है, एजुकेशन बहुत जबरदस्त हो गई है, इजी हो गया एसआईपी करना। आजकल 10 एप्स आ चुकी हैं, तब कुछ नहीं होता था। तो मुझे इस कॉन्सेप्ट का पता था, बिकॉज मैं फाइनेंस में था, तो मैं पढ़ी थी कॉन्सेप्ट, और मैंने एसआईपी करनी चालू करी। 2-2 हजार रुपए के 2 फंड में पैसा डाला था, तब 4,000 रुपए डालता था। उसमें से एक फंड में ना, म्यूचुअल फंड में बंद हो गया एसआईपी, मतलब समाउ कुछ हो गया होगा, चेक वेक नहीं लगा होगा।
तो दूसरा चलता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आप एक ऑफिस में होते हैं तो बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ये फ्यूचर ऑप्शन कर लेते हैं, डेरिवेटिव्स कर लेते हैं, स्टॉक खरीद लेते हैं, ये वाला खरीद, बहुत मजा आएगा। तो वो सब किया, बहुत पैसे गए उसमें मेरे। ये फ्यूचर्स ऑप्शंस किया, बहुत कुछ किया, कॉल ऑप्शन लिया, पुट ऑप्शन लिया, पैसे डूबने लग गए। एक बार मुझे याद है मैंने 15,000 रुपए का ऑप्शन खरीदा था, और उसके बाद क्या हुआ, ये था दिसंबर 2008, और 7 जनवरी 2009 को सत्यम का स्कैम बाहर आया, और मार्केट ऐसे परपेंडिकुलर नीचे गिर गई। तो वो सारे मेरे 15,000 जीरो हो गए। तब बहुत बड़ी बात होती थी 15,000 भी कि आपके जेब से चले गए। बहुत कुछ सीखा ये सब जर्नी में। फिर क्या हुआ, कुछ 2013 के आसपास मेरे पास एक अकाउंट स्टेटमेंट आया। हर महीने आता था, पर उसने मैंने देख लिया जी। वो मेरे म्यूचुअल फंड का अकाउंट स्टेटमेंट था। 5 साल हो गए थे इन्वेस्ट करते हुए, तो अप्रोक्सीमेटली हर साल 24,000 के हिसाब से 5 साल में 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था। वो 5 साल के अंदर वो 1,20,000 करीबन 2,40,000 हो गया। फिर मैंने अपने रिटर्न्स निकाले तो 19% का रिटर्न बन रहा था सालाना। मतलब यार तो बहुत बड़ी बात है। आपका एफडी 6-7% पे है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को 19% मिल रहा है। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई मॉनिटरिंग नहीं करी, चुपचाप पैसा डालता गया। मुझे पता भी नहीं था कट रहा है पैसा मेरे अकाउंट से, और यहाँ देखो मेरे पास 2.5 लाख रुपए के आसपास पड़ा है। उस दिन मैंने तय किया मैं अपनी सारी प्लानिंग जो करूंगा वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से ही करूंगा। और 2014 में फिर से मैंने अपनी एसआईपी को बहुत तेजी से बढ़ाया। हर साल उसको 10-10% बढ़ाता रहा, और राउंड अबाउट 2022-23 में मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली थी। फाइनेंशियल फ्रीडम वो पॉइंट होता है जब आपकी पैसिव इनकम आपके घर खर्चे चला सकती है। तो इसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कहता हूँ कि अगर आज मैं बंद कर दूं काम करना, मेरे पास जो असेट्स हैं उसमें से महीना महीना इतना आ जाएगा कि मेरे घर के खर्चे अगर लाख रुपए महीना है तो लाख रुपए महीना में आराम से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैंने एक आधा साल पहले, मतलब मैं कहूंगा जब मैं 38 था, तो 38 के आसपास मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली थी। तो अब अगर आप पूछो कि आज से आप कितने साल बिना कमाई के जी सकते हो, तो मैं अपने इस जन्म को तो पूरा निकाल सकता हूँ बिना कमाई के। अच्छा। हाँ, अगर मुझे कोई नया पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तो वो मेरे जो असेट्स बन गए हैं वो ही काफी हैं मेरे को। लेकिन हाँ, ये नहीं कि बहुत लैविश लाइफ जी सकता हूँ, पर एक आम जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ वो जिंदगी में आराम से मेंटेन कर सकता हूँ उसको। और ये मेरी एक, इसे हम कहते हैं, जो ये मेरा मेहनत है, ये पिछले 18 साल की। तो 18 साल लगे मुझे उस पॉइंट पे आने में, 16 से 18 साल लग गए उस पॉइंट पे आने में जहां मैं कह सकता हूँ अब मुझे जरूरत नहीं है एक्टिव इनकम कमाने की। तो ये मेरी जो जर्नी रही है इन्वेस्टमेंट की, रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब बहुत सोच समझ के। बिल्कुल। मैं देखिए ये नहीं कहूंगा कि, और इस पे ध्यान क्यों नहीं दूं, जब मैं अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा आज के बाद एंजॉय कर सकता हूँ, तो शुरू में अगर मैं थोड़ा ध्यान रख लूं, थोड़ी बेसिक चीजें अपनी ठीक कर लूं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर लूं, तब इतना मुश्किल था, अब तो बहुत आसान है। तब पॉडकास्ट नहीं होते थे, यूट्यूब की वीडियोस नहीं होती थी, इंस्टाग्राम नहीं होता था, इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, तब भी हमने कर लिया। तो आज तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है ये सब करना। अभी तो आपने ये कहा कि अगर अभी मैं इन्वेस्ट करके अपना भविष्य सिक्योर कर सकता हूँ तो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि कल किसने देखा है, अगर मैंने अभी से पैसे बचाना शुरू कर दिया, अभी की लाइफ तो मैंने सेक्रीफाइस कर दी फ्यूचर का सोच के, और अगर मैं जल्दी मर गया तो फिर उन पैसों का क्या होगा, क्या करें? ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सम पीपल लिव पुअर एंड डाई रिच। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट है कि आज भी हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो ये सोचते हैं कि यार बेटे के लिए एक घर और, ठीक है, दूसरे बेटे के लिए एक घर और। तो उनके माइंड में यही चलता रहता है, 2 घर हो गए तो मतलब एक घर और करना है, एक घर और करना है। तो उनका मोटिवेशन था, ठीक है। अब क्या हो गया ना, अब फैमिलीज हो गई हैं न्यूक्लियर, और वो इतनी न्यूक्लियर हो गई हैं कि वो अब अपने बच्चों का भी नहीं सोच रही हैं। वो कह रही छोड़ना, ये तो कर लेगा जिसको करना है, कुछ देने की जरूरत थोड़ी है। आजकल यंग पेरेंट्स जो हैं, तो पहले तो वो बच्चे करते नहीं, अगर कर भी लेंगे तो वो कहेंगे कि यार चलो ठीक है, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं, हम भी अच्छी लाइफ अच्छे से जीते हैं। अब मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं कि आपको लाइफ जीनी चाहिए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से लाइफ जीनी चाहिए, पर आपका हर चीज का बजट होना चाहिए। आप एक कहते हो बात कि भाई मैं ट्रैवल में बहुत पसंद करता हूं ट्रैवल करना, आप मुझे अपना बजट बताओ मैडम, मैं आपका बजट देख के बताऊंगा कि आपकी कथनी करनी में क्या फर्क है। आप कहाँ खर्चा करते हो, मुझे उससे आपका पूरा स्वभाव पता चल जाता है। आप मुझे कहोगे कि मेरे को ट्रैवल करना है, और आपके उसमें मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, अमेजोन प्राइम पे, मिंत्रा पे, इन सब पे हो रहा है। तो यानी आप जो बोल रहे हो आप वो अपने बजट में नहीं लेके आ रहे हो। अगर यही पैसे आप बचा लोगे तो आप साल भर में हो सकता है इतना पैसा बचा लोगे, एक ऋषिकेश की या फिर सब जो नॉर्थ ईस्ट की एक लैविश ट्रिप कर सको। तो आपके बोलने में और आपके बजट में एक अलायंस होना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे भाई मेरे को वजन कम करना है, मैं बोलता हूं मेरा वजन कम करना है, पर मैं जाता ही नहीं जिम, तो मेरे बोलने में और मेरे काम करने में डिफरेंस है। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हाँ, मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा, मैं कोई
कुछ सोच ही नहीं रहा उसके हिसाब से। तो होगा क्या, आप ट्रिप करते रहोगे अपने दोस्तों के साथ, जब शाम को पार्टी कर रहे होगे, बैठे होगे जाम लेके हाथ में या जो भी मतलब लेके हाथ में बैठे, अरे यार इतने पैसे ही नहीं बचते कि मैं एक ट्रिप कर सकूं, इतना कुछ होता ही नहीं है, बहुत कष्ट है। पर आप बजट नहीं देख रहे अपना, आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अब कुछ लोग है जी दिन के 5 सिगरेट पी लेते हैं, 15 रुपए की एक सिगरेट आती है, 10 रुपए की आती है, समझो सस्ते वाली भी 10 की आती है। बीड़ी तो पिएगा नहीं कोई, ठीक है, तो 50 रुपए यहाँ चले गए, 50 इंटू 30 हो गया 1500 रुपए, साल भर का हो गया 18,000 रुपए। मैडम 18,000 रुपए में वो आराम से दिल्ली से ऋषिकेश जा सकता था, रिवर राफ्टिंग कर सकता था, बंजी जंपिंग कर सकता था, जाके भगवान की पूजा भी कर सकता था, आप भी धोके आ जाता अपने, कर सकता था ना। तो उसने बोला मुझे ट्रैवल करना है, पर उसके बजट में उस चीज का एलोकेशन नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा एक खराब जिंदगी जियो, अच्छी जिंदगी जियो, पर एलोकेट कर दो ना। मैं 100 रुपए कमाता हूँ, मुझे इतना इधर खर्च करना है, इतना इधर खर्च करना है, इतना एक्सपीरियंसेस में खर्च करना है, फिर बजट को आपने जो सोचा था और जो आपने खर्च किया है उसके बीच में गैप देख लो, कथनी करनी में गैप देख लो, उसको ठीक करते रहो कि ठीक है यार अब मैं 5 सिगरेट नहीं पीऊंगा, पर मैं एक बार छोड़ भी नहीं पा रहा हूं, तो मैं 2 सिगरेट पी लेता हूँ। 30 रुपए बचेंगे, महीने का 1000 बचेगा, साल का 12,000 बचेगा, एटलीस्ट कुछ स्टार्ट होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें। आज लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, मैं बार बार ये बात क्यों बोलता हूँ सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि आज आमिर भाई आपको पता है आपकी कितनी सब्सक्रिप्शन कट रही है महीने की? आपको पता है मैम? मैंने ले ही नहीं रखा। आपने, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी नॉर्मल देखिए लाइफ से जुड़ी रहती है। हाँ, कट ही रही ना। आप क्या हो रहा है कि उन्होंने इतना कन्वीनियंट कर दिया आपके यूपीआई से या आपके क्रेडिट कार्ड से, वो डेबिट कर रहे हैं, बार बार उसको डाल रहे हैं, ऑटो डेबिट हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं है। चाहे देखिए अमाउंट बहुत छोटा हो सकता है, आप कहोगे जी अमाउंट तो संजय सर 700 रुपए, तो 700 इंटू 12 महीना होता है 8400 रुपए, ठीक है। तो आपने तो साल का 8400 रुपए का गड़बड़ कर दिया ना। अब 8400 रुपए कहीं और जा सकता था, बिल्कुल, जो आप देख रहे नहीं हो टीवी, ठीक है। पर या फिर आप बोलते हो संजय सर ऐसा है, मैं तो फ्राइडे शाम को जब घर जाता हूं, मेरी होती है मौत, और मंडे सुबह होता है पुनर्जन्म। ये 2.5 दिन तो मेरे को सिर्फ टीवी देखना है, मेरे को पड़े रहना है बेड पे, और मेरे को तो आपको सारे सब्सक्रिप्शन लेने चाहिए, बिल्कुल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ट्रैवल नहीं करना चाहते, बाहर नहीं जाना चाहते, दोस्तों से नहीं मिलना चाहते, आप एक इंटरनल पर्सन हो। तो भाई अपना जो रियल में लिखो इस बात को कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, मेरे पास इतने पैसे आते हैं, इसमें से मैं ये 1000 रुपए महीना इस काम के लिए सेपरेट कर दूंगा। हाँ, आपको जाना है, अब देखिए ये कम तो 15,000 रुपए कमाने वाला भी कर सकता है, 25,000 भी कमाने वाला कर सकता है, 2.5 लाख भी कमाने वाला कर सकता है, सारे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। तो ये कोई नहीं कर रहा है। सॉरी, हाँ जी। हाँ, आपने जैसे कि बताया हमें ये करने की जरूरत है, इस पर मैं आऊंगी और भी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी आपने बोला था कि लोग अभी बच्चों के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कपल्स लेकर आए हैं, डिंक का। हाँ, डबल इनकम नो किड्स। हाँ, क्या ये सही है करना इस तरह से? मैं आपसे इसको समझना चाहूंगी। क्या डिंक का कॉन्सेप्ट, जो अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए लगा दी जी। वो चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, उनका कुछ हो या ना हो। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट अलग अलग चल रहे हैं, क्या ये हम सही करें अपने बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए? देखिए पहले तो डिंक जब बच्चे होंगे भी तो राइट। देखिए मेरे भी काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब फीमेल्स जो आज मेरे एज ग्रुप की हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई दे विल नॉट हैव अ किड, तो वो कुछ केसेस में कभी कभी अडॉप्ट कर लेते हैं, या कुछ केसेस में आजकल लोग पेट पेरेंट्स बन चुके हैं कि एक डॉगी रख लिया या फिर एक कैट रख ली या बर्ड्स रख लिए, तो उनको अपने आप को उनके पेरेंट्स बताने लगते हैं। देखिए वैसे तो ये अपने नियम सृष्टि के विरोधी है एक तरीके से, अगर आप जनरेशंस आगे नहीं कैरी कर रहे, पर एक इंडिविजुअल डिसीजन है, तो मैं और आप कोई भी मतलब इस पे जजमेंट पास नहीं कर सकते। नाउ डबल इनकम नो किड्स में क्या होता है कि शुरू में तो आपको ये बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज डबल इनकम आने लग जाती है, मजा कर सकते हो, धमाल कर सकते हो, पर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पैसे का पर्पस होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। देखिए पैसा बिना पर्पस ना अब्यूज होता है। तो मैं जब भी मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं लोगों को मैनिफेस्ट कराता हूँ कि आप ये पैसे का करोगे क्या। मन है पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, क्यों कमाना है? अकाउंट में भरने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, लिव पुअर एंड डाई रिच, वो तो नहीं करना। तो आज इस पैसे को एक पर्पस दे दो, ठीक है, मुझे चैरिटी करनी है, मेरे पास आ रहे पैसे, मेरे को थोड़ी चैरिटी करनी है। चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूशन को मानते हो, कोई भी फेथ को मानते हो, आप चैरिटी करना चाहते हो, ठीक है, या फिर मैं 2 बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, या मैं अपने बच्चों के लिए ये अचीव करना चाहता हूँ, या मैं घर लेना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, बेटर गाड़ी, तो हर पैसे को एक पर्पस दे दो, नहीं तो पैसा अब्यूज होना चालू हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप पैसे को खुला छोड़ दो, मैं कमाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, पर आंसर कोई ये नहीं कर पा रहा मैं क्यों कमाना चाहता हूँ, मैं क्यों मतलब अपना बैंक अकाउंट भरते रहना चाहता हूँ, क्या फर्क पड़ने वाला आपके अकाउंट में
5 लाख पड़े, 10 लाख पड़े, 20 लाख पड़े, 25 लाख पड़े, मैम आपको एज ऑफ नाउ कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। नहीं, हाँ। आपके डेली लाइफ में कोई उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट तो है नहीं, जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते। हाँ। आप कहते हो जी मैं 1 करोड़ का घर लेना चाहती हूँ, 25 लाख मुझे डाउन पेमेंट करनी है, तो मैं 25 लाख इकट्ठा कर रही हूँ, तो पैसे को पर्पस मिल गया। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप अपने पैसे को पर्पस दो, पर्पस लेस मत छोड़ो पैसे को, नहीं तो वो क्या होगा, वो अय्याशियों में उड़ेगा, गलत जगह जाएगा, गलत लोगों के हाथ में लग जाएगा। तो पैसे को पर्पस देना मैम बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग व्हिच पीपल शुड स्टार्ट डू। सर मार्केट में ना जब लोग कोई इन्वेस्ट करता है, कोई भी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर लेता हूँ, सपोज वो किसी बाहर सिटी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, या कहीं उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से वो आ रहा है, जब वो यहाँ आकर रहता है दिल्ली के शहर के अंदर, तो एक तो सैलरी बहुत कम होती है, उनको तो ये है कि अगर 15 से 20 हज़ार मिल रहा है तो उनके लिए इनफ है, क्योंकि पता है उनको जहाँ वो रहते थे वहां इतना नहीं मिल पा रहा। अब यहाँ उन्हें रूम रेंट देना, जहाँ वो रह रहे हैं 3 से 4 हज़ार, वो भी नॉर्मल है। उन्हें घर पैसा भेजना, सबसे बड़ा उनके लिए जो चैलेंज होता है कि यार मुझे घर पैसा भेजना है जी, अपनी फैमिली भी उसको चलानी है, खाना भी, भूखा तो रहेगा नहीं जी। अब 20,000 कमाने वाला बंदा यार आखिर कैसे इन्वेस्ट कर लेगा, वो कैसे प्लानिंग कर ले अपने रिटायरमेंट की, कैसे वो बच्चे की प्लानिंग कर ले, वो अपने लिए नहीं बचा पा रहा, तो कैसे वो माइंड सेट करे कि यार 20,000 है बट करना सब कुछ है, मैनेज होना चाहिए, कम सैलरी में सब मैनेज कैसे इसलिए हो पाए। बिल्कुल, देखिए पर्सनल फाइनेंस के ना 4 पिलर्स हैं। ओके, जैसे पहला पिलर है बजटिंग। ओके, यू हैव टू बी वेरी हार्श ऑन बजटिंग। चाहे आप आज 15,000 कमा रहे हो, ये जिंदगी भर थोड़ी 15-20 हज़ार कमाएगा, ग्रोथ भी तो करेगा। तो पहला पिलर है बजटिंग का। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप महीने में 10,000 खर्च करते हो तो आना पाई कहाँ जा रही है। मैं सन 2002 में मैंने कॉलेज चालू किया था, सॉरी 2000 में चालू किया था। 2000 में मैंने 10th पास करी। बॉम्बे में रूल होता है कि आप 10th के बाद कॉलेज चले जाते हो। अब कॉलेज चले जाते हो तो एक फील आता है कि आप बड़े हो गए हो, है ना। चाहे अगर आप 12th तक स्कूल में तो आप बोलते स्कूल में हूँ, वर्सेस आप बोलते हो मैं कॉलेज में हूँ, तो ये बोलने से एक फील फर्क पता चल जाता है। तो बॉम्बे में क्या था, 10वीं के बाद आपको स्कूल कॉलेज जाना होता है, 11वीं 12वीं को कॉलेज कहते हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज, सेकंड ईयर ऑफ जूनियर, FYJC। तो मैंने साइंस लिया हुआ था, तो क्या उस टाइम एक्सेल नहीं था, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं क्या करता था कि पर्ची रखता था। जैसे लोग नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हैं ना, तो वैसे मैं एक पर्ची रखता था। वो पर्ची में मैं डेट डालता था, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। मेरे मेजर हेड्स क्या है, मैं बाहर खाना खाता हूँ, मैं कन्वेंस ऑटो पकड़ता हूँ, बस पकड़ता हूँ, या मैं दोस्तों के साथ जब बाहर जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो उसका मेरा खर्चा रोज का लिखा होता था। आज मेरे 52 रुपए खर्च हो गए, आज मेरे 25 रुपए खर्च हो गए, आज संडे था 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, तो वो लिखा होता था। मैं तब से बजटिंग कर रहा हूँ जब मेरी पॉकेट मनी 1-1.5 हज़ार रुपए होती थी। अच्छा, पॉकेट मनी 1-1.5 हज़ार में मैं बजटिंग करता था। तो ऐसा नहीं है कि आपकी 10,000 की इनकम, मतलब आप कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, तो बजटिंग क्यों नहीं कर सकते। ये एक पार्ट ऑफ डीएनए बन जाना चाहिए आपके। आज एक कंपनी जैसे हल्दीराम जैसी कंपनी, मैं हल्दीराम के एक प्रोसेस को कंसल्ट कर रहा था, कुछ काम को, और मैंने देखा जो उनके मालिक हैं अग्रवाल साहब, नागपुर बैठते हैं, तो उनके साथ मेरी एक मीटिंग हुई। वो कोई भी चेक काटते हैं ना, उससे पहले बोलते हैं मेरे को बजट में बता दो कहाँ है। ये कंपनी है जो साल का 8,000 करोड़ का सेल्स करती है। उसका मालिक बैठ के सिर्फ ये बोलता है कि मैं पैसे दे दूंगा, बताओ बोला क्या था कि कब कहाँ पे लगने वाला है ये पैसा, मुझे बता दो। ये क्या इसका अप्रूवल है कि ये बजट यहाँ लगने वाला था? नहीं जी, ये तो अप्रूवल नहीं है। तो क्यों यहाँ लग रहा है? क्या हो गई ऐसी विपदा आपदा की लग रहा है? और वो अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं होता, 2 लाख होता है, 5 लाख होता है। एक 8,000 करोड़ कमाने के लिए 2 लाख कुछ भी नहीं है, परचूरन है। ठीक है, मतलब जेब में लूज चेंज है, जैसे अपन पैंट टांग देते हैं जिसमें रह जाते हैं 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये उनके लिए वो अमाउंट है, 2 लाख रुपए। पर फिर भी वो उसका जवाब मांग रहा है। तो आप अपने पैसे से जवाब क्यों नहीं मांग रहे हो? तो स्टेप 1 आपका पर्सनल फाइनेंस का होता है बजटिंग, हार्श बजटिंग, कहाँ पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है। सेकेंड होता है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। ठीक है, एक अगर व्यक्ति इंडिविजुअल है जिसपे परिवार का किसी तरीके का वो नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, तो उसको उसके खर्चे का 6 महीने का एक FD उसके पास होना चाहिए। अच्छा, ये आपको बहुत ताकत देती है चीज। आप आज नहीं बना पाओगे, हो सकता है आपको 1 साल लग जाएगा ये बनाने में, पर ये आपके कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरे पैसे में से कुछ पैसा जाएगा मेरा एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने में, जिसे हम रेनी डे फंड भी कहते हैं, कि कल को बारिश आ गई तो मतलब समय खराब हो गया, हाँ बारिश आ गई तो आप बाहर नहीं निकल सकते ना। तो इसी तरीके से जब आपके ऊपर फाइनेंशियल विपदा आपदा आ गई, जॉब चला गया जी, या फिर हेल्थ का कोई इशू हो गया, कुछ बैकअप अमाउंट हो, अगर आप परिवार के साथ हो तो 1 साल का रखोगे, ज्यादा अच्छा है, तो और कंफर्ट और कन्वीनियंस आ जाता है। अब आप बोलोगे संजय सर होगा कैसे होगा? बिल्ड करना पड़ेगा, अपने इनकम में से कुछ पोर्शन काटना पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे करोगे? जब आपके पास बजटिंग होगी। तो सारी चीजों की नींव जो है ना वो बजटिंग है। सेकंड हो गया आपका इमरजेंसी फंड। थर्ड स्टेप हो गया आई, विच इज इंश्योरेंस।
आपके कल की सुरक्षा, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो गई जी, कोई अगेन भगवान ना करे विपदा आपदा आ गई, आप मतलब आपके परिवारजन को छोड़ के चले गए, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए तो आपको दोनों तरह के हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेनी है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग कर दो, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो प्लान चिपका जाते हैं ना संडे को आके सुबह सुबह इंश्योरेंस एजेंट्स कि ये ले लो, ये जीवन आनंद है, ये है LIC है, ये है वो है, इसमें आपको आगे जाके इतना पैसा मिल जाएगा, यूनिट बिल्कुल नहीं लेना। चुपचाप सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, जो आपकी कमाई है उसके 20 गुना की। अगर आप आज 10 लाख रुपए साल का कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, तो 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस ले लो, ताकि आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार के पास आपके 20 साल की कमाई हो, वो पैसा रख के वो 6-7% के FD से भी अपना जीवन निकाल सके। ठीक है जी। तो ये तीसरी चीज हो गई पर्सनल फाइनेंस की। और चौथा हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होती है गोल बेस्ड। मुझे गाड़ी लेनी है 3 साल बाद, ये गोल हो गया, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होगी। मुझे रिटायरमेंट चाहिए 20 साल बाद, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होगी। मुझे मेरे बच्चों की दोनों की फीस करनी है, मेरे को उनको हार्वर्ड में भेजना है 20 साल के बाद, दोनों के 50-50 लाख रुपए लगेंगे, तो 50-50 लाख के हिसाब से आज इन्वेस्टमेंट प्लान कर लो। समय बहुत है आपके पास, 20 साल का समय है। छोटा आपको 5 साल बाद घर का डाउन पेमेंट देना है, ठीक है, बेटी की शादी करनी है, तो ये आपके लाइफ इवेंट्स होते हैं, बड़े लाइफ इवेंट्स होते हैं। हर लाइफ इवेंट के लिए आप प्लान कर सकते हो। अगर आपका लाइफ इवेंट जल्दी आ रहा है तो उसके लिए हमारा एसेट एलोकेशन यानी पैसा कहाँ जाएगा वो अलग तरीके से जाएगा। ठीक है, सेफ एसेट्स में जाएगा, क्योंकि 3 ही साल है आपके पास। मार्केट ऊपर नीचे होगी तो आपकी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है मेरे लिए। अगर ये समय 7-8 साल से ऊपर का है तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, 20 साल से के आसपास का है तो ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ। तो ये थॉट प्रोसेसेस है। बट आपका पर्सनल फाइनेंस का जर्नी चालू होता है बजटिंग से। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आप हो कहां, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे आपको जाना कहां है। तो आज आप कहां हो, पहले वो डिसाइड करने के लिए, वो पता करने के लिए आपको बजटिंग करना है। आपको समझो अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो आप स्टेप 1 क्या लेते हो, अपनी हेल्थ रिपोर्ट निकालते हो। ग्लूकोज कितना है मेरा, विटामिन डी कितना है मेरा, कोलेस्ट्रॉल कितना है मेरा, शुगर कितना है मेरा, BP कितना है, वो आप चेक कराते हो। फिर बोलते हो जी ये 6 पैरामीटर ठीक है अपने, और ये 6 पैरामीटर बहुत खराब है। फिर आप एक्शन लेते हो कि भाई यहाँ मेरे को मेरा शुगर होनी चाहिए थी 100, अभी आ रही है 140, मेरे को इसको 6 महीने में करेक्ट करना है। मैं ये 6 स्टेप्स लूंगी कि भाई मैं शुगर बंद कर दूंगी, मैं रोज वॉक पे जाऊंगी। अब एक स्टेप्स लोगे या डॉक्टर को कंसल्ट करोगे, बस यही है। आप पहले पता कर लो आप कहाँ हो, आपको जाना कहाँ है, और उसके बीच के गैप को आपको सेट करना है। बस that's as easy as this। बजटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज का बजटिंग करके चलना है, जो कि आज के समय में जो लोग होते हैं, युवा कहें, जेनजीज कहें, या हमारी उम्र के भी बहुत लोग हैं, सैलरी आई चलो शॉपिंग, बिल्कुल, चलो कुछ खाने चलते हैं, तो वो सब करें लेकिन एक बजट लेकर के चलें। आप एलोकेट कर दीजिए कि मैं महीने में इतनी शॉपिंग करूंगी, या हर क्वार्टर में थोड़े पैसे जमा करके भाई आप कोई ऐसी ड्रेस लेना चाहते हो जो आपके महीने के बजट से नहीं आ पा रही, ठीक है जी, वो 15,000 20,000 की ड्रेस है, अब आपके महीने में उतना बजट नहीं फिट हो रहा, तो 3 महीने बाद ले लो। तो आपने एलोकेट कर दिया ये पैसा जी, मैंने 2,000 रुपए 5,000 रुपए सेपरेट कर लिया अपनी इनकम से, 3 महीने सेपरेट करूंगी, तीसरे महीने जाके खरीद लूंगी, खत्म। आपने अपनी इच्छाएं भी नहीं मारी, आपने आज भी अपनी जिंदगी जी, एंजॉय किया, और अपने आप को सेफ भी रखा। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस। मुझे एक सवाल आपसे पूछना था। अभी कुछ ही समय पहले अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुआ, 1,000 करोड़ का खर्चा हुआ। फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये सिर्फ खर्चा नहीं था, इन्वेस्टमेंट भी था। कैसे? देखिए, हम है ना वो अलग मानसिकता पे हैं लोग, मतलब दे आर एट अ वेरी डिफरेंट पेडेस्टल। मैं इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं कि संजय सर आप तो कहते हो लोग घर नहीं लेना चाहिए, और यहाँ लोग कमेलियास में 100-100 करोड़ के घर ले रहे हैं, कैसे उनकी ROI आएगी। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई जो 100 करोड़ का घर ले सकता है ना, वो ROI के लिए घर नहीं लेता है, वो ROE के लिए घर लेता है। ROE, गुड क्वेश्चन। ROE होता है रिटर्न ऑन ईगो। ओके, ठीक है, एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक होता है रिटर्न ऑन ईगो। तो आप हर चीज, जब आपके पास भतेरा पैसा होता है, जब हम पंजाबी में कहते हैं भतेरा पैसा, तो जब आपके भतेरा पैसा होता है तो आप है ना अपने जो आसपास की सिचुएशन उसको बदलना चाहते हो। आदमी 100 करोड़ का घर इसलिए नहीं ले रहा कि उसको साल का उसमें 10 करोड़ का बेनिफिट हो जाए, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसके बगल में जो रहता है वो भी 100 करोड़ की मानसिकता के लेवल का होगा। तो हो सकता है इनके बीच में कोई ऐसी डील हो जाए जिससे वो 100 करोड़ इनके निकल आए, क्योंकि वहां तो व्यापारी रहेगा या बहुत टॉप शॉट एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे जो 100 करोड़ का घर ले सकते हैं। अब अमन गुप्ता ने घर लिया है वहां पे, अमन गुप्ता बोट के मालिक है। अगर कोई वहां पे सप्लायर है जो अमीर सप्लायर, वो भी वहां घर लेता है, और वहां उसकी अमन गुप्ता के साथ डील हो जाती है, ऐसे मिलते मिलते क्लब में मिल गए जी, वॉक पे मिल गए जी, जिम में मिल गए जी, तो वो बंदे की तो 100 करोड़ रुपए वसूल हो गए। तो हमारी मानसिकता होती है जिस चीज में निवेश किया उसी से वसूल करना है। इन लोगों की मानसिकता अलग होती है। अब आप अंबानी का केस आपने जो बोला,
हमारे ना इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 9 चरण में हुए, इनकी शादी 4 चरण में हुई है। ये पहले संगीत हुआ, फिर 2 प्री वेडिंग हुई और अब फाइनली शादी हो रही है। अब शादी में भी 6 चरण है, सब चरण है उसके अंदर, मतलब पोलिंग बूथ है नीचे नीचे। तो मतलब बहुत अलग ही लेवल पे वो लोग शादी कर रहे हैं। वो शादी में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मैसेजिंग देखो, सॉफ्ट मैसेजिंग है ये, कि भाई हम ही सब कुछ है इस देश में। हमें चाहिए तो हम रिहाना को भी नचा सकते हैं, हमें चाहिए हम बीबर को भी नचा सकते हैं, हमें चाहिए पूरे स्टेज में सारे बॉलीवुड को एक ही स्टेज पे खड़ा करके नचा सकते हैं। तो ये तो पहला क्लियर मैसेज दे दिया उन्होंने। दूसरी, वो वहां डील्स कर रहे हैं, उन्होंने जकरबर्ग को बुला लिया, बोला कि अच्छा जकरबर्ग आ जाओ, वहां पे उसको घड़ी वड़ी दिखाई, मस्ती कराई, वो हाथी दिखा दिया, सब कर दिया, और लास्ट में बोला कि भाई तेरा डेटा सेंटर सिंगापुर था तो इंडिया ले आ। ओके जी, अच्छा कहाँ रखोगे? मेरे ऑफिस में रख देना, चेन्नई में बहुत ऑफिस है। वहां ऐसे बात होती होगी ना कि अच्छा मेरे ही ऑफिस रख देना, ठीक है कोई नहीं, अच्छा डील हाँ तुम दोनों कर लेना, खत्म हो गया, तुम आओ चलो अब तुम्हें हाथी दिखाते हैं। आप समझे? तो ये जो है ना, ये निवेश ही है, खर्चा नहीं है। हम खर्चे की तरह देखते हैं। मैंने राम मंदिर के टाइम पे भी ये बात कही थी कि राम मंदिर निवेश है, खर्चा नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निवेश है, क्योंकि 100 साल बाद भी लोग आके वहां पे फोटो खिंचाएंगे। आज अगर 100 रुपए एंट्री देते हैं तब 2000 रुपए एंट्री देंगे, तो एक कांस्टेंट रेवेन्यू सोर्स बनेगा। पर हमारे यहाँ क्या है, लोगों की मानसिकता नहीं उठती। अरे तुम मंदिर बना देते हो, यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनाते। वो मंदिर से हॉस्पिटल बनेंगे, वहां चंदा चढ़ेगा, हॉस्पिटल बनेंगे। तो ये लोग जो जिस तरीके से एक्ट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब आपको मैं सिंपल गणित देता हूँ। शादी पे 6000 करोड़ का खर्चा हुआ है सारे चरण में मिला के। जियो के करीबन 48 करोड़ यूजर हैं, ठीक है। रिचार्ज महंगा, अभी रिचार्ज इन्होंने महंगा कर दिया, 150 रुपए क्वार्टर, ठीक है। तो 150 रुपए क्वार्टर अगर आप 50 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, मोटा मोटी 50 करोड़ इनके यूजर हैं, तो 7500 करोड़ होता है। एक क्वार्टर में 7500 करोड़ का फालतू रेवेन्यू आ गया 150 रुपए बढ़ा के, और शादी हुई 6000 करोड़ की। तो यानी 1 करोड़ एक ही क्वार्टर में इन्होंने निपटा दिया ना, इन्होंने आरओआई निकाल ली। हम लोग इनफैक्ट बात भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि शादी का खर्चा कौन देगा, हमें दिया है और हमें इनवाइट भी नहीं किया, प्रॉफिट भी ले गए। हाँ, और प्रॉफिट भी ले गए, और कंटिन्यूअस प्रॉफिट लेके जाएंगे, अगले सालों साल वो प्रॉफिट लेके जाएंगे। देखिए वो बहुत अलग सोचते हैं, और उस सोच पे आने के लिए ना आपको एनवी छोड़नी पड़ती है। एनवी मतलब आपको क्या कहते हैं उसको, एनवी क्या होता है, द्वेष। हाँ, तो आपको द्वेष छोड़ना पड़ता है, आपको जलन छोड़नी पड़ती है, आपको क्रिएटर की तरह सोचना पड़ता है कि यार मैं कैसे क्रिएट करूंगा ये चीज, मैं क्या सीखूं इस आदमी से। भाई देखो, आपको अंबानी को गाली दे दो, क्या फर्क पड़ता है उसको, अडानी को दे दो, क्या फर्क पड़ता है उसको, देते रहो नीचे बैठ के। आप तो चौपाल में बैठे हुए हो, अपना आराम से चाय पी रहे हो 7 रुपए की, सब लोग बैठ के, और वो वहां काम कर रहा है, तुम गाली देते रहो, वो तो देश वही चला रहे हैं, साले चोर हैं, करते रहो, वो कमा रहा है पैसा अपना। तो आप जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक आदमी अमीर नहीं होगा। और ये डिसीजंस जो होते हैं, बिग टिकट डिसीजन होते हैं, उनकी आरओआई उस डिसीजन से नहीं निकलती, किसी और डिसीजन से निकलती। एंसिलरी बेनिफिट्स कहते हैं हम उसको। अभी एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत अच्छा होटल बनाया, तो उनके निधन हो गया। एक रोजिएट हाउस करके यहाँ पे एक होटल है, अगर आप NH8 पे जाएंगे, एक बहुत प्यारा रिजॉर्ट बना है, 2014 में बना था। अच्छा। तो जब उसकी ओपनिंग थी, मैं प्री ओपनिंग पे गया हुआ था, मिला था उनसे, तो उनका नाम है अंकुर भाटिया, ही इज नो मोर, कोविड के बाद उनकी डेथ हो गई। तो 8 एकड़ की जमीन, बड़ा खूबसूरत बनाया, 250 करोड़ रुपए लगा दिए बनाने में। तो उन्होंने मेरे को, तब मैं बहुत यंग था, 10 साल पहले आज से, तो एनालिस्ट की तरह सोचता था, तो मैंने उनका कैलकुलेट किया आरओआई। मैंने बोला ये तो जिंदगी में आपकी आरओआई निकल ही नहीं सकता, 250 करोड़ ही वापस नहीं आएंगे आप। तो बोलते हैं, वही उन्होंने बोला कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न ऑन ईगो है। जब मैं यहाँ पे किसी नेता को लेके आऊंगा, ब्यूरोक्रेट को लेके आऊंगा, ऑब्लाइज करूंगा, तो मेरे पास तो इतने बड़े बड़े सौदे में वहां पैसा कमाऊंगा। ये तो सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए है, ये तो भौकाल कहते हैं ना जिसे, ये तो भौकाल मचाने के लिए। तो उन्होंने भौकाल मचाया हुआ अंबानी ने, और पता नहीं आसपास में कितनी डील्स कर ली और कितनी बार इस पैसे को वो रिटर्न निकाल दी। देखिए भौकाल ना सर, जैसा आपने शब्द यूज किया, ये भौकाल हर कोई दिखाना चाहता है कि भाई मेरा अपना भौकाल होना चाहिए। अगर मैं कहीं से निकलूं तो लोग कहें देखो वो जा रहा है जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मंदिर के पुजारी हैं, अब वो मंदिर के पुजारी हैं, उनकी सैलरी भी आपको पता 10,000 15,000 मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं होती। अब उनका बच्चा है तो वो गुरुकुल में ही पढ़ाएंगे उसे, क्योंकि उनको भी शिक्षा उसको या तो पंडित बनाना है या किसी अच्छी जगह पे भेजना वो चाहते हैं। अब एक पुजारी का लड़का है, वो वहां से बाहर निकलना चाह रहा है, उसके सपने तो बड़े हैं, लेकिन उसको पता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरे बैकग्राउंड क्या है, 10 से 15,000 मंथली ये इनकम आ रही है। उसकी चाहत अमीर बनने की तो है, लेकिन वो नहीं बन पा रहा। अमीर की डेफिनेशन एक पुजारी के लड़के के लिए क्या होगी, और एक जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है उसके लिए अमीर की डेफिनेशन क्या है? देखिए, इसको ना 2 डेफिनेशन में बांटते हैं। एक होता है अमीर,
अमीर हो गए अंबानीज, बिल्कुल ये लोग मतलब अमीर मतलब अनाप शनाप पैसा, बेइंतहा पैसा, खुद को भी नहीं पता। हाँ, मतलब पता ही नहीं है उनको। हम लोग बड़ा मजा करते हैं, उनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो मेरे एक फ्रेंड है वो मनी कंट्रोल में बहुत सीनियर पोजीशन पे। अच्छा। तो मैंने यार मनी कंट्रोल बिलोंग्स टू अंबानीज, हाँ। ठीक। तो मैंने एक दिन पूछा, मतलब कभी मिले हो? तो बोलते हम लोगों का रिव्यू होता है तब मुकेश अंबानी आते ही नहीं है, मनोज मोदी आते हैं जो उनका राइट हैंड है। अच्छा। और वो रिव्यू जब हो रहा होता है तो लास्ट 5 मिनट हमें मिलते हैं मनोज मोदी के साथ। मुकेश अंबानी तो आते नहीं है, मनोज मोदी के साथ सिर्फ लास्ट के 5 मिनट नेटवर्क 18 को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उनको 80 करोड़ का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो उनके टोटल प्रॉफिट 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट में 80 करोड़ हमारा है, तो उस हिसाब से हमें टाइम मिलता है। ठीक है, तो वो इतना समझदार आदमी है मुकेश अंबानी कि वो कहता है यार ये 80 करोड़ मेरे लिए वैल्यूएबल ही नहीं है, शायद मेरे को चॉपर लेके जाके आने में मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, पेट्रोल भी वेस्ट होगा, तुम मनोज तुम देख लेना। और मनोज जी भी वो नहीं कह रहे कि भाई मैं पूरा टाइम दूंगा, 5 मिनट दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया रिच पीपल्स बजटिंग, उन्होंने टाइम को बजट किया, तो वो अमीरियत है। पर एक आदमी जिंदगी भर वेल्दी बन सकता है, और वेल्दी बनने की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द मीटिंग अपने पॉडकास्ट में बताई कि एक व्यक्ति जिसकी पैसिव इनकम उसके एक्सपेंसेस को बीट कर दे। ठीक है, ये आदमी होता है वेल्दी। अब इसमें 2 कंपोनेंट है, एक तो पैसिव इनकम का है और एक खर्चों का है। ठीक है, तो यानी जो खर्चे रेगुलेट करेगा वो जल्दी वेल्दी बन जाएगा, और जो पैसिव इनकम बढ़ाएगा वो जल्दी वेल्दी बन जाएगा। अब आज के दिन एक पुजारी भी बहुत पैसे कमा सकता है, और मैं आपको क्या समझाऊं, आप लोग तो साधना टीवी में ही आपसे ज्यादा तो क्या ही पता होगा लोगों को। आज लोग भागवत कथाएं कर रहे हैं एंड द काइंड ऑफ रेवेन्यू दे आर मेकिंग, व्हिच इज गुड। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या आज तक हमारी मानसिकता थी कि पंडित पैसा नहीं कमाना चाहिए। ठीक है, उसको पैसे बनाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उसको भी घर पालना है, उसको भी उसके भी इच्छाएं हो सकती हैं। और वो गलत जगह नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो ठीक जगह गुरुकुल बना देगा, गौशाला बना देगा, या फिर इस तरह से निवेश करेगा, धर्म का प्रचार में निवेश करेगा, जो भी पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, अपन तो कुछ बहुत ज्यादा लोग कमा लेंगे तो वो कोई अल्कोहल पी रहा होगा, कोई घूम रहा होगा, ये तो भाई फिर भी ठीक जगह लगाएगा पैसा, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो आज अगर एक व्यक्ति को अपना, चाहे वो पुजारी क्यों ना है, तो वो भी अपनी इनकम तो बढ़ा ही सकता है। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा इस बात पे कि जो पैसिव इनकम है वो फंक्शन है एक्टिव इनकम का। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे बताइए कि केचप का रॉ मटेरियल क्या है? टमाटर है। ठीक है जी। पनीर का रॉ मटेरियल क्या है? दूध है। तो आप क्या 1 लीटर दूध से 2 किलो पनीर बना सकते हो? नहीं। ठीक है, या आप 1 किलो टमाटर से 10 किलो केचप बना सकते हो? पॉसिबल नहीं। तो आप मुझे बताओ, अगर आपकी कमाई 20,000 है तो क्या आप 20 करोड़ कमा सकते हो? तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हो गए या फिर पैसिव इनकम हो गई, उसके लिए पहले आपको एक्टिव इनकम बढ़ानी पड़ती है। लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी है कि यार जल्दी पैसे कमा लो, शॉर्ट टर्म में और ज्यादा पैसे कमा लो। मैं कहता हूं ज्यादा मत कमाने का सोचो, ज्यादा देर कमाने का सोचो। बिल्कुल। ये मत सोचो कि मैं कल कैसे करोड़पति बन जाऊं, ये सोचो कि मैं 10 साल में कैसे 5 करोड़ कमा लूं, या निवेश चले जाऊं 10 साल में, 15 साल में। पर ये कोई सोचना ही नहीं चाहता, सबको टुमारो, और उस टुमारो के चक्कर में जो उनके पास होता है वो भी चला जाता है, क्योंकि वो रिस्की बेट लेते हैं। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, वो होता नहीं है। वो 1 लाख लोगों में से एक आदमी का होता है, वो आके प्रचार करता है, बाकी 99,000 ये 999 जो है फंस जाते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं। मैं कईयों को जानता हूँ यार, एक लड़का बेचारा आई थिंक 22 साल का होगा, उसने 1 करोड़ रुपए का लॉस कर लिया FNO में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 1 करोड़ का लॉस कर लिया। कैसे लिया? पापा से ले लिया, मम्मी से ले लिया, दोस्तों से ले लिया। पहले कुछ 2 महीने प्रॉफिट हो गया तो दोस्तों को जाके दिखाया, देख मैं तो 10% महीने का बना रहा हूँ, 15% महीने का बना रहा हूँ, सर मेरा भी ले ले, मेरा भी ले ले, मेरा भी ले ले, मेरा भी ले ले। हो जाता है ना ये काम। तो भाई अभी करीबन 1 करोड़ का नुकसान करके बैठा, 21-22 साल की उम्र होगी, और अब उसकी तनख्वाह है 25,000 रुपए महीना। अब मैडम मुझे बताओ कितने साल लगेंगे उसको 1 करोड़ को ब्रेक इवन करने में? अब तो वो माइनस हो गया ना। माइनस भी क्या मतलब, कितना पीछे से रेस को स्टार्ट करेगा, तो उसके अगले 15-20 साल तो चुकाने में चले जाएंगे। तो उसने जो मौका था ज्यादा देर कमाने का, वो इसलिए खो दिया क्योंकि वो ज्यादा कमाना चाहता था। तो मार्केट से उल जलूल अपेक्षाएं मत करो। एक मार्केट आपको पैसा लंबे समय तक कमा के दे सकती है, और आप वेल्दी बन सकते हो अगर आप मार्केट में निवेश करते रहोगे। पर कितना ज्यादा आपका पैसा बनेगा वो इस पे डिपेंड करता है, आप कितना ज्यादा डालोगे और कितनी देर डालोगे। 2 फैक्टर है, कितना ज्यादा निवेश करोगे और कितनी देर निवेश करोगे, उतना ही ज्यादा आप पैसा एंड में लेके जाओगे। तो ये फंक्शन जो है, ये क्रिएट करने के लिए हमें मानसिकता पे वर्क करना है, एक्टिव इनकम पे वर्क करना है। एक आदमी, आज आप ये व्यवसाय कर रहे हो, आप और अभी दोपहर का 2:30 बजे है, मार्केट्स ऑन है, क्या आप और मैं बैठ के स्टॉक मार्केट देख रहे हैं? नहीं।
आप अपने व्यवसाय पे फोकस कर रहे हो, तो आप ज्यादा कैसे कमा पाओगे? जब आप अपने व्यवसाय को बेटर करोगे, अपनी स्किल्स को बेटर करोगे। आज आप एक तरीके से पॉडकास्ट लेते हो, आप कोई और तरीके से पॉडकास्ट लेना चालू कर दो, आप इस पे फोकस करो कि बड़े लोग कैसे पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो आपका एक्टिव इनकम बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। पर आप ये सोचो जी मैं तो कम पैसे लगा के एक 25,000 रुपए लगाऊं और एक महीने बाद वो 25,000 2.5 लाख हो जाए और उसके अगले महीने 25 लाख हो जाए और उसके महीने 2.5 करोड़ हो जाए, तो ये तो होने से रहा और आपका पैसा जो बचा बचा है वो डूब जाएगा, दूसरों का भी डुबाओगे और जिंदगी भर उधार में रहोगे। एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन मैम एक आदमी को 10 साल पीछे फेंक देता है, एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन। और गलती करना आसान है, सही डिसीजन लेना सबसे मुश्किल है। तो यानी लोगों का पैसा हारना बहुत आसान है और पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी मानसिकता में प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट तो अपना काम कर रही है। मेरे फादर 40 ईयर से मार्केट में, वो पैसा कमा रहे हैं। मैं पिछले 18 साल से मार्केट में, मैं पैसा कमा रहा हूं। तो ये सही डिसीजन कैसे लिया जाए सर कि पूरा साल एक होता है, इसके अंदर हम कौन सा टाइम ऐसा होना चाहिए कि पैसा लगाया जाए मार्केट में, एक बिजनेसमैन के लिए और एक सैलरी बेस्ड पर्सन के लिए, कि भैया एक टाइम ऐसा आता है कोई कि मैं इस टाइम पे अगर पैसा लगा रहा हूँ मार्केट में तो ये मेरे को प्रॉफिट देके जाएगा। देखो एक बड़ी अच्छा स्टेटमेंट आया था कि अक्टूबर जो है वो सबसे डेंजरस महीना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अच्छा। पर और भी नेगेटिव या पॉजिटिव? डेंजरस महीना है, मतलब नेगेटिव है। और जो और एक कुछ महीने हैं जो नेगेटिव है, मुश्किल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो अक्टूबर भी खराब है और बाकी 11 भी खराब है। तो इसीलिए आपको ये सब नहीं सोचना। आप अपनी लाइफ को डीक्लटर करो। डीक्लटर, ये ना गंद मत भरो जिंदगी में। 2 चीजें करनी है आपको, 2 ही, तीसरी कोई चीज ही नहीं करनी। इजी कर रहा हूं, बहुत प्यारा फ्रेमवर्क है, मेरा फ्रेमवर्क है। पहली चीज है फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स, ताकि आपकी एक्टिव इनकम बढ़े। आपका 20,000 का व्यवसाय है आज महीने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। आज आप नहीं हो कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गरीब पैदा हुए, ये आपका प्रॉब्लम नहीं था। आप गरीब मरे, ये आपका प्रॉब्लम था। सही बात, ठीक है ना? यानी आपने कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाया अपने जीवन में। फिर यू आर नो वन टू ब्लेम योर फादर। कि अगर आपने भी कुछ नहीं किया तो आप उनको क्या ब्लेम करोगे? तो स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। 2 चीजें करनी है। अपनी एक्टिव इनकम पे बहुत क्लियर फोकस रखो कि मैं कैसे अपने व्यवसाय को बेटर करूं, मैं कौन सी ऐसी स्किल सीखूं जिससे आज मेरी तनख्वाह 25,000 है तो कल 40,000 हो जाए। वो डबल हो सकती है एक साल में, हो सकती है अगर आप अपना स्किल बेटर कर लो तो। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा चीज है मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो। मार्केट एक टेस्ट मैच है, 40 साल का करियर है। मार्केट भी एक पैरेलल करियर है। ठीक है, और बेटा पैसा देना दे। मार्केट में अगर आपने पैसे डालते रहे तो मार्केट जरूर आपको पैसा दे। बिल्कुल। मुझे किसी ने बहुत अच्छी सलाह दी थी, आप अपने बच्चे पे जितना महीने का पैसा डालते हो उतना पैसा एसआईपी में भी डालो। ये समझ लो आपके 2 बच्चे हैं, एक असली बच्चा है जिसके स्कूल की फीस है, ये वो है, और उतना ही पैसा एक एसआईपी में डाल दो। ये कल को नदारद निकल सकता है। एसआईपी नदारद नहीं निकलेगी। अब मेरा आपसे यही अगला सवाल था कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, सेफेस्ट क्या है, कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, देखो सेफेस्ट तो मैम ऐसा है कि घर से बाहर निकलना भी नहीं है। तो सेफ नहीं कहूंगा, पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा। तो पहला जो फ्रेमवर्क का पार्ट था वो था एक्टिव इनकम, दूसरा पार्ट था इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। अच्छा, आप और मैं मैं वापस आता हूँ, 2:30 बजे बैठे हैं, मार्केट्स ऑन है, तो हम तो मार्केट को नहीं देख रहे। हमारा मेन व्यवसाय वो नहीं है। ठीक। आज मैं सीएफए हूँ। मैं सीएफए गोल्ड स्टैंडर्ड है फाइनेंस का, सब जानते हैं। सीएफए का काम होता है स्टॉक पिकिंग। वो दूसरों का पोर्टफोलियो मैनेज करता है, क्या मैं अपना ही नहीं मैनेज करता? क्योंकि मेरा वो मेन व्यवसाय नहीं है। मेरा मेन व्यवसाय है फाइनेंस पे कोचिंग, बिजनेस की कंसल्टिंग। तो मैं उस पर फोकस करता हूं कि मैं उसमें कैसे बेहतर हो जाऊं, ताकि मेरी एक्टिव इनकम बढ़े वहां से। ठीक है, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, पिछले 11 साल से बिना सोचे समझे पैसे डाले जा रहा हूं। आईपीओ में नहीं, एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में। एसआईपी माध्यम है। ठीक है, डलता पैसा म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड डालता है पैसा स्टॉक मार्केट में। अब म्यूचुअल फंड में मैम एक मैनेजर बैठा है, ठीक है, जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है। उसके पास एक टीम है, उसके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, जो आपके मेरे पास है ही नहीं। आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है? नहीं आती। आपको पीएनएल पढ़नी आती है? नहीं आती। आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है चार्ट्स का? नहीं आता। मैं आपको खराब नहीं बता रहा, मतलब आपका काम नहीं है भाई, वो आपका काम है होस्टिंग या फिर मीडिया।
तो आप उस पर फोकस करो। आपके पैसे उस आदमी को दे दो जो सेबी रजिस्टर्ड है, एक म्यूचुअल फंड चलाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ है, एक्सपीरियंस लेके बैठा है, और उसके वो उसको काम करने दो अपना। वो आप अच्छा, अब आप ये बोलो नहीं जी मैं अक्टूबर में नहीं सितंबर, अच्छा कौन सा 72 महीना होगा, क्यों करना है, हर महीने डालो। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं इसमें कि मैंने 2014 से एसआईपी डालना चालू किया, रिवाइज्ड। जब मैंने आपको बताया कि अचानक से मुझे यूरेका मूवमेंट हो गया कि यार स्टॉक मार्केट में कैसा क्यों डाल, मेरे पास डायरेक्ट स्टॉक में डालता ही नहीं हूँ। अच्छा। आपने इंटरव्यू से पहले एक सवाल पूछा था, मैंने बोला मैं तो डालता, मेरे को पता ही नहीं है कौन सा क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैंने पैसा डालना चालू किया 2014 के आसपास से, डाला 2020 में क्रैश आया। याद है कोविड का क्रैश आया था, हर साल 10% अपनी बढ़ाता गया। तो कोविड का क्रैश आया तो जितना पैसा मैंने पिछले 6 साल में डाला था, जितना डाला था उससे कम हो गया। पहले बढ़ा था, लिख रहा था ग्रीन 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 ग्रीन, पोर्टफोलियो ग्रीन हो रहा है, मजा आ रहा है। अचानक से कोविड में तो बैंड बज गई थी, 15-20% मार्केट 2-3 दिन में डाउन हो गई। तो जी पैसा नेगेटिव हो गया। समझो 10 लाख लगे थे तो 10 लाख के 9 रह गए, जबकि 10 के 14 हो चुके थे या 15 हो चुके थे, वो 15 से 9 गिरे। ठीक है, अब आप ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? डर के मारे इंसान सोचता है यार जो बचा उसे निकाल लो। मैंने पता है क्या किया, मैंने एसआईपी डबल कर दी। अच्छा, ये फर्क होता है जब आप चीजों में, मतलब जब आप चीजों को पढ़ते हो, समझते हो। क्योंकि वॉरेन बफे एक स्टेटमेंट कहते हैं कि भाई जब दूसरे डरे हुए हो तब आप लालची हो जाओ, और जब दूसरे लालची हो तो आप डर जाओ। इसलिए इस मार्केट में 10% लोग पैसा कमा पाते हैं, लोग डर जाते हैं, क्योंकि 90% लोग का वही बिहेवियर होता है, यार जो बच्चा है वो ले लो, यार नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगा, कल को हाहाकार मच जाएगा, हम क्या करें डबल कर दो, चलो एसआईपी। घर से बहुत रेजिस्टेंस आया, पेरेंट्स का, वाइफ का, सबका, यार क्या कर रहा है, आप चिंता मत करो, मेरा पैसा है ना, आप चिंता मत करो। मैंने डबल कर दिया। आज जितना पैसा डाला था, आज तक जितना डाला है 2014 से लेकर 24, उसका 2.5 गुना हो चुका है उसी एसआईपी से। कोई इंटेलिजेंस यूज नहीं करी, कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, और पैसा डबल होके बैठ गया। एक और कथा सुनाता हूं इसमें। वॉरेन बफे ने एक बेट लगाई, किसके साथ? दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर के साथ, जिसका काम है ज्यादा रिटर्न्स बनाना। अच्छा, ठीक है, जो और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हेज फंड मैनेज करता है। तो इन दोनों के बीच में वो लगी, बेट लगी। अच्छा। दोस्ती यारी में बेट लग जाते, बड़े दोस्त हैं, बड़े बड़ी बेट्स लगाते हैं। तो एक वॉरेन बफे ने बोला बेटा तू भी एक काम कर, हम दोनों एक अमाउंट ऑफ पैसा डालते हैं, तू भी डाल मैं भी डालता हूँ। मैं डाल रहा हूं इसको पैसिव इंडेक्स फंड में, सबसे मतलब बस एफडी के थोड़ी सी ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट है ये। अच्छा। अगर एफडी सबसे फूलिश इन्वेस्टमेंट है तो उससे एक लेवल ऊपर है कि जो भी इंडेक्स फंड है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, बीएससी 30 है, उसमें डाल दिया आपने पैसा कि वो देखता रहेंगे, जो होता रहेगा वहां होता रहेगा। पर उसने बेट रखी 10 साल की कि 10 साल बाद मिलेंगे, वो रैंचो की तरह ना, वो 10 साल बाद मिलेंगे फिर से, मैं हंसूंगा तू रोएगा, मतलब याद है। तो वैसा हुआ। तो इन्होंने बेट लगाई कि कौन ज्यादा रिटर्न बनाएगा, तो जो कम रिटर्न बनाएगा, जिससे ज्यादा रिटर्न बनाएगा उसको $1 मिलियन देगा। अच्छा। 10 साल बाद। अच्छा। 8 करोड़ रुपए देगा। ठीक है जी। वॉरेन बफे ने एक बार डिसीजन लिया, पैसा उठाया, इंडेक्स फंड में डाल दिया। ये भाई ने पूरी टीम बनाई, ऑफिस सेटअप किया, उसके बाद टीम डिसीजन लिए, मैं अब ये खरीदूंगा, ये बेचूंगा, ये खरीदूंगा, ये बेचूंगा, पूरा काम किया 10 साल। और ये वॉरेन बफे ने कुछ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ा बैठ के 10 साल, कुछ नहीं किया, पैसा डाल के छोड़ दिया। 10 साल बाद वॉरेन बफे का जो रिटर्न था, अगर उसने 100 रुपए डाले थे तो उस पर 88 रुपए कमा लिए 10 साल में। अब वो टेड सीडर्स ने कितना कमाया होगा इतना सब सर्कस करने के बाद? 22 रुपए बस, क्योंकि उनकी बाकी की कॉस्ट भी होगी। बाकी की कॉस्ट है, गलत डिसीजन है, राइट डिसीजन है, मल्टीपल चर्न है, बार बार डिसीजन ले रहे हो, स्ट्रेस है, और ये भाई ने कुछ ही नहीं किया। तो इन्वेस्टमेंट में कुछ ही नहीं करना होता। प्रॉब्लम ये हम कुछ कर देते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप पैसे डालते रहना है और अपना पैसा बढ़ जाता है। तो पैसे डालकर भूल जाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी वही किया है। अब प्रॉब्लम ये, मैं जब लोगों को बोलता नहीं यार ये कुछ छुपा रहा है ये कुछ तो इसके पास है दया। बट सर आपने कहा ना पैसे डाल के होगा, लेकिन एक बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली का है वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट लेने के लिए कर रहा है। तो वही तो मेरे को भी तो हो गया ना, मैं भी तो मिडिल क्लास वाला ही हूँ। का सही टाइम क्या है? अगर आपको लगता है आपने सब फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए डाल रखे हैं सर, वो 50,000 जाके 65,000 70,000 आपके होगा 4 से 5 साल में, हम फॉर एग्जांपल इस चीज को ले लेते हैं, तो क्या वो सही टाइम है प्रॉफिट बुक करके निकलने का? अपना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए उस टाइम पे। देखिए सही टाइम क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग का? मैं आपको वापस समझाता हूँ। कोई सही टाइम नहीं होता प्रॉफिट बुकिंग का। आपका गोल होता है, एवरीथिंग इज गोल बेस्ड। गोल है मेरे बेटे की शादी 10 साल बाद है, मुझे 50 लाख रुपए जमा करने,
अब उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान बनता है, और 10वें साल जब वो 50 लाख होता है, 45 लाख होता है, 55 लाख होता है, क्योंकि आप भगवान तो हो नहीं, आप क्या प्रेडिक्ट करोगे वो एग्जैक्टली राइट जाएगा, तो उस दिन तक जाते जाते ये 50 लाख बन जाता है। उस दिन आपके बेटे की शादी, आपने 50 लाख निकाले, शादी कर ली। जैसे पुराने जमाने में ये जमीन है, जमीन से मैं बेटी की शादी करूंगा, गोल हो गया ना, पर्पस, पैसे को पर्पस देना है। तो आप जो एसआईपी कर रहे हो, एक एसआईपी आपने बांधी है 10 साल की, अब 10 साल के हिसाब से उसका एसेट एलोकेशन होता है, कितना मिड कैप में जाएगा, कितना स्मॉल कैप में जाएगा, कितना इंडेक्स फंड में जाएगा, क्योंकि 10 साल का आपके पास समय है और आपको 50 लाख रुपए चाहिए। आपने गोल बनाया, आपने गोल बनाया 3 साल बाद मुझे 10 लाख की गाड़ी लेनी है, उसके लिए एक निवेश करना है, तो वो गोल अलग है। 3 साल बाद जैसे ही राइट टाइम क्या है, 3 साल, क्योंकि आपको गाड़ी खरीदनी थी। एक आपने रखा 20 साल का कि भाई जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, या 25 साल का मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो वो गोल हो गया। राइट टाइम वो है जो आपने गोल सेट किया है। आपको गोल के लिए पैसा चाहिए, मस्ती के लिए नहीं चाहिए। आपने ये तय किया इस गोल को मैं इस पैसे से अचीव करूंगा। भाई मेरे को अगर 10 लाख रुपए चाहिए और मैं एक x 14% 13% सालाना रिटर्न बना सकता हूं, तो इतना अमाउंट ऑफ एसआईपी हर महीना डालना है। डलेगा तो आपका वो गोल अचीव हो जाएगा। अगर एक पर्सन पर मंथ 5,000 लेकर के चलते हैं, इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर उसको एसआईपी में करना है तो उसको क्या सोच के करना होगा? कि जैसे कि आपने बताया कि हमको एक गोल तो लेकर के चलना है जी। लेकिन अगर मुझे एक गोल लेकर चलना है, जैसे हमने शादी की बात की, अगर किसी को अपने बच्चे की शादी करवानी है, या सपोज दैट मैं अगर ये कहूँ कि अपने करियर को लेकर ही कुछ करना है, कि सोचो एमबीए करनी है, कुछ भी करनी है, हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्ट किस तरह से कैलकुलेशन आप लोग करते हैं, कैसे समझते हैं कि अगर 5,000 डालूंगा तो 5 लाख बन जाएंगे, अगर 10,000 डालूंगा तो 10 लाख बन जाएंगे, किस तरह से कैलकुलेशन होती है? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें ना फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आते हैं। ओके। उसमें आपको अपना टारगेट डालना होता है कि मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स में, फॉर एग्जांपल 10 साल में या 5 साल में, इजी कर दो, 60 मंथ्स में मुझे 10 लाख रुपीस चाहिए, मुझे एमबीए की फीस भरनी है। और आप कहते हो कि मैं इस तरह निवेश करूंगी कि मेरी जो निवेश है वो मुझे सालाना 12% रिटर्न देगी, क्योंकि हिस्टोरिकली रिटर्न्स 14% के आसपास रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और सेफ हो जाते हो। अब तो 14 नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल छोटा समय होता है, थोड़ी मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो 5 साल के हिसाब से आप 12% का रिटर्न पकड़ते हो, और रिवर्स वर्किंग करके आपको एक नंबर आता है कैलकुलेशन में कि इतनी एसआईपी कर दो या इतना लमसम कर दो। लमसम हो गया एक बार डालना। अगर आपके पास मोटा कॉर्पस है इस टाइम पे, समझो आपको 10 लाख चाहिए थे और आपके पास आज ही 2 लाख रुपए हैं, तो आप 2 लाख रुपए भी डाल सकते हो शुरू में। या आप कहते हो नहीं जी मैं 2 लाख तो है नहीं मेरे पास, मेरे को तो तनख्वाह से डालना है, मेरी तनख्वाह 50,000 है, मेरे को कितना डालना है 50,000 में से, ताकि मेरा 10 लाख बन जाए 5 साल में। तो वो नंबर अपने आप आ जाता है आपके रिटर्न्स के हिसाब से। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो जी समझो वो नंबर आ गया 20,000 रुपए महीना फॉर एग्जाम्पल। अब आप कहते हो जी 20,000 रुपए को महीने को कहां डालूं ताकि 12% रिटर्न बने। तो पहला मैं डालती हूँ कि मैं 5 साल का टाइम है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते, तो 50% तो मैं इंडेक्स फंड में डाल देती हूँ। तो इंडेक्स फंड सेफ होते हैं, रीजनेबली सेफ होते हैं, इंडेक्स को मिमिक करते हैं, हिस्टोरिकली 14-15% का रिटर्न दिया है। तो आपने जी 10,000 रुपए पटक दिए एक इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में आपको लगता है जी 2 पकड़ लेती हूँ, आईसीआईसीआई का भी पकड़ लेती हूँ, एचडीएफसी का भी पकड़, नो प्रॉब्लम, वो तो कॉपी कर रहे हैं। बचा हुआ है 10,000 रुपए। आपको लगता है जी मैं अगले 5,000 रुपए जो है वो डाल देती हूँ लार्ज कैप फंड्स में। लार्ज कैप की मैंडेट क्या है कि वो रिलायंस में डालेंगे, टीसीएस में, देश की टॉप कंपनीज में डालेंगे। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी, कि उसमें भी कम रिस्क है पर रिटर्न्स थोड़े बेटर हो जाते हैं। और फिर है जी 5,000 रुपए मैं स्मॉल एंड मिड कैप में डालती हूँ, क्योंकि उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। पर मेरे पास 5 ही साल का टाइम है। यही समय अगर आपके पास 15 साल का है तो मैं कहूंगा जो 50% आप स्मॉल और मिड कैप में डालो। अच्छा, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हो, आपके पास 15 साल का समय है। तो जब मैंने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया तो मैंने 60% स्मॉल एंड मिड कैप में रखा, क्योंकि मेरे पास समय था और उसने मुझे जबरदस्त रिटर्न्स दिए। उसी के रिटर्न्स है जो मैं आज खा रहा हूं, पर वो मैंने डिसीजन लिया था। तो ये क्या है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल्स दिए जा रहा हूं, पर ये हर बंदे की लाइफ पे, हर बंदे के फंड्स पे, हर व्यक्ति के रिस्क टेकिंग एबिलिटीज पे। आप बोलते हो संजय सर मेरे को ना रिस्क नहीं है, देखना ही टेंशन नहीं है, तो हो सकता है हम आपका आधा पैसा हाइब्रिड फंड्स में डलवाएंगे कि जहां पे रिस्क बहुत कम हो जाता है फिर भी थोड़े से रिटर्न्स बनते हैं। तो आपकी खुद की पर्सोना क्या है। अब आप बोलते हैं सर कोई टेंशन ही नहीं है, 20 साल का पैसा खेलो, मेरे को तो 20 साल बाद अच्छा रिटर्न चाहिए, तो हम अलग तरीके से इन्वेस्ट करवाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये टोटली डिपेंड करती हैं आपके गोल्स पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके पर्सनल रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे तो उस हिसाब से होगा, रिस्क कम लोगे, आप बोलोगे सर हमें तो इतना रिस्क लेना है कि 5% क्रिप्टो में भी डाल दो, तो बिटकॉइन भी ले लो, ठीक है जी, पर हम ये नहीं कहेंगे कि 100 में से 100 बिटकॉइन ले लो, 100 में से 5 बिटकॉइन ले लो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा है मन लेने का।
तो काफी लोग पेनी स्टॉक्स आपने जैसे स्टार्ट किया कि पेनी स्टॉक्स ले लो, पेनी स्टॉक्स ले लो, एक का सबको एक का 10, 10 का 20 करना है ना यार। तो आप ऐसे मत सोचो, आपको ठीक है मेरे को वो मस्ती भी करनी है, पर 100 रुपए डालूंगा तो 5 रुपए से वो मस्ती करनी है। अगर मैं महीने का 1 लाख डाल सकता, सॉरी 1 लाख ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं महीने का 10,000 डाल सकता हूँ तो समझो 500 रुपए से आप ये मस्ती कर लो कि ठीक है यार 70 पैसे का एक शेयर है, वो 70 पैसे के मैंने 1000 शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो समझ आ गई, चलो 700 रुपए डाल दिए। अब वो भूल जाओ आप, अब सोचो आपने चाय पी ली उतने की, हर महीने ऐसे कुछ कर रो, एक कोई लग गया छक्का तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। उतने में आपको भी सीख आ जाएगी छक्के लगते नहीं है। अच्छा छक्के लगते भी तो पूरा छक्का आप खाते नहीं हो, क्या होगा, आपने वो कथा तो सुन ली कि 70 पैसे का 1700 हो गया, पर जैसे वो 70 पैसे का 3 रुपए को आप बेच दोगे। तो ये ना तो हमारा मार्केट मैनिपुलेट हुई ना सर। देखिए मार्केट मैनिपुलेट होती है, होती रहेगी। हर्षद मेहता के टाइम पे मार्केट इतनी बुरी तरह मैनिपुलेट हुई, 100 दिन तक मार्केट बनती है। आज 100 दिन मार्केट बनना चाहिए तो क्या हो जाए, आधे लोग तो मतलब देश छोड़ के चले गए, छोड़ यार कुछ बचा ही नहीं। तो मार्केट विल बी मैनिपुलेटेड, हैज बीन मैनिपुलेटेड, ये चलता रहेगा कारवां। ठीक है। अब ये सब को आप कैसे बीट करते हो, लंबे समय तक निवेश करके। ठीक है। आज मेरे फादर 41 ईयर से कर रहे हैं, मैं उनसे एक बार पूछा कि हर्षद मेहता के टाइम क्या हुआ था, बोलते हर्षद मेहता के टाइम हम लोग को सबको नौकरी वालों को बोल दिया गया था कि पैसे निकालो अपने मार्केट से, कुछ हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। तो पापा ने 85-90% पैसा निकाल लिया था, थोड़ा बचा था उसमें हल्का सा लॉस हो गया, पर अपने आप को सेव कर लिया उन्होंने। तो ये एक्सट्रीम वॉलेटाइल टाइम्स थे उस टाइम जो गड़बड़ हुई, क्योंकि अब मार्केट्स रेगुलेटेड हैं, स्ट्रांग है, बहुत अच्छा इन्फ्लो आता है मार्केट्स में, बहुत अच्छा पैसा है मार्केट्स में। तो आज थोड़ी स्थिर है मार्केट्स, उस टाइम तो बहुत ही वॉलेटाइल होती थी। बट अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा जब इलेक्शन का रिजल्ट था, उस टाइम पर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे गई, एक तरीके से क्रैश ही लोगों ने कह दिया था कि यार आज मार्केट पूरी तरह से क्रैश हुआ था, लगातार लॉस हुआ, 9% बैंक निफ्टी डाउन हुआ था, काफी लॉस, करोड़ों का लॉस होना शुरू हो गया था। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मार्केट पूरी तरह से क्रैश होने लगती है, तो क्या वहां पे पैसा निकालना सही है या वहां और पैसा डबल करना सही? देखिए उस दिन मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। मैंने अपनी एसआईपी को छेड़ा ही नहीं। मेरे को बहुत लोगों ने, मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं तो बहुत लोगों ने नीचे कमेंट डाला, व्हाट विल यू डू। फिर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई उस चीज की, मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है एक इवेंट है और एक हाई वॉलेटिलिटी इवेंट है कंट्री के लिए। एक दिन पहले 10% 6% ऊपर चली गई मार्केट, अगले दिन 6% 7% नीचे चली गई। मेरा जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू फ्राइडे को था या सैटरडे को था या मंडे को था, सॉरी सैटरडे को वो पोस्ट पोल आए थे, तो मंडे को एकदम धमाल हो गई थी। तो जो मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू फ्राइडे रात को था क्लोज करते हुए, अगले फ्राइडे रात को उससे थोड़ा ज्यादा था। अब वो बीच में ऊपर गया नीचे गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं 20 साल का निवेशक हूं लॉन्ग टर्म। तो अब मेरे को कोई हार्ट अटैक नहीं आता। मैंने देखा ना मेरा पोर्टफोलियो कैसे गिरा, आ तो जाता है रात को कि भाई इतना गिर गया, वो अमाउंट अगर कोई देख लेना, आधे लोग तो मतलब वैसे ही हार्ट अटैक से मर गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम ऑल वेदर हो चुके हैं, हमने देख लिया ये होता रहता है जिंदगी में, ऊपर नीचे होता रहता है। काफी लोग है ना, आप देखते हो कि आप कोई चीज से विचलित हो जाते हो, किसी और के पास जाओगे, अपने बॉस के पास जाओगे, ठीक है मैं मैनेज करता हूँ, तो वो आपके लिए विचलित होने का है क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है, वो कहते हैं ना व्हाटएवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो आपको जो चीज मारती नहीं है वो आपको ज्यादा सहनशील बना दे। कुछ लोग जिंदगी भर केस लड़ते रहते हैं, हमें कोई कोर्ट जाने बोलते हैं, हमारे को टेंशन हो जाती है यार कोर्ट जाना क्यों है। सही बात है। ठीक है, कुछ लोग का काम ही केस लड़ना है, वो बैठा है वकील वहीं रोज लड़ रहा है केस। तो हर जन का अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर फील्ड का अलग होता है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट का आंसर मैं आपको सिंपल बताता हूं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो एक ही आदमी से सीखो, वो है वॉरेन बफेट, और किसी की मत सुनो। मैंने जिंदगी भर मैम उसी की सुनी है। उसने बोला कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी, मैंने वही किया। ठीक है, उसने बोला कभी भी जब आप नदी का डेप्थ नापना चाहते हो तो दोनों पैरों से मत नापो, एक पैर से नापो। दोनों पैर के तो आप तो सारा नीचे चले जाओगे। यानी कोई भी रिस्क लेते हो तो पहले हल्का टेस्ट कर लो कि कितना है उसमें। तो मैंने उसकी बात सुन ली। ठीक है, उसका पार्टनर चार्ली मंगर बोलता था कि द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट, यानी कि कंपाउंड होने दो, टाइम दो। कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है 7-8 साल बाद, असली मजा आपको 7-8 साल बाद आएगा, तो उसको होने दो शांति से। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने 1 रुपए डाले और आपका 24% का साल का रिटर्न है लंबे समय के लिए, तो वो 10 साल में 10 रुपए हो जाता है। पर वो 20 साल में 20 रुपए नहीं होता, वो 20 साल में 100 रुपए होता है। तो एक का, हाँ ये कंपाउंडिंग है। और 30 साल में वो 200 रुपए नहीं होता, 1000 रुपए हो जाता है। तो एक का 10, 10 का 100, 100 का 1000। पर टाइम देना पड़ेगा ना उसको, 30 साल का टाइम दो। एक मैं आपको बताता हूँ, एक म्यूचुअल फंड था HDFC फ्लेक्सी कैप, 1995 में आया। ठीक है, अगर उसमें आपने 29 साल, आज 29 साल हो गए उसको, SIP की होती, मैं कहता हूँ 1000 रुपए महीने की होती, ज्यादा नहीं, तब पैसे की कीमत थी।
एवरेज में 1000 रुपए की होती, स्टार्ट शायद आपने 200 रुपए से की होती, फिर आज 20,000 भी कर रहे होते, तो एवरेज में लोग बढ़ाते हैं अपनी। एवरेज में अगर आपने 1000 रुपए डाले होते 29 ईयर्स के लिए, तो आपने डाला होता करीबन 3.5 लाख रुपए। आज आपके हिसाब से 3.5 लाख की क्या कीमत होती? 3.5 लाख करोड़ों में पहुंचे, 1.5 करोड़ से ऊपर होती, 50 गुना आपका लागत का। और आपने लागत पहले दिन नहीं लगाई थी, आपने लागत थोड़ा थोड़ा करके हर महीने लगाई है, तो आपके पास आज 1.5 करोड़ रुपए होते, जिसमें हम पर बर्डन भी नहीं आया, कोई बर्डन नहीं है आप पे। आपने छोटा, आपको तो भूल ही गए होगे कि मैंने डाला भी था यार। लॉन्ग टर्म ही खेलना। गेम इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्ले। ओके। ये जो लोग आजकल ये करने का, कलर ट्रेडिंग कर लो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, ये सब आपका काम नहीं है भाई। वो तो अगेन वॉरेन बफेट नो कहता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस को न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। ये भी तो करोड़पति बना रहा है ना। देखो रोडपति ज्यादा बना रहा है इस टाइम पे, तो करोड़पति का तो पता नहीं। देखो वो आपका गेम ही नहीं है, जो गेम आप समझते नहीं हो कभी मत खेलो, और खासकर पैसों के साथ, आपके बहुत मुश्किल से कमाए हुए पैसे, और पंटरबाजी करनी है। मैं सीधा बोलता हूं, करो, पर 100 रुपए में से 5 रुपए की करो। मैंने कहा ना, जीना है ना, मन करता है ना, हर आदमी जो है ना जुआरी है, तो उसको मन करता है जुआ खेलने का। खेलना चाहते हो ना, 100 में से 5 का खेल लो यार, खुश रहो, मजे भी करो। मैं जैसे श्रीलंका रहता था, तो मैं हर वीकेंड पे कसिनो जाता था 2000 रुपए लेके। अच्छा। कि अब बाहर निकलेंगे रात के 3 बजे, ठीक है, या फिर जब वो 2000 खत्म हो जाएंगे उस टाइम पे, बस ये दो हमारा वो होता था, क्या कहते हैं, रूल होता था। तीसरा, जेब में बाहर वॉलेट ही नहीं लेके जाता था कि 2000 रहेंगे जेब में, अंदर जाएंगे, 2000 से मस्ती करेंगे, चारों तरफ घूमेंगे, रूले घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पत्ते खेलेंगे। 2 या 3 बजे रात को वो बंद होता है, आसपास क्या बंद होता है, घर जाना है, अगले दिन भी निकालना है, हम निकल जाएंगे। उस टाइम जो जेब में बचेगा, 2000 का 1000 हो गया, 2000 का 4000 हो गया, तो ठीक है, या फिर अगर 12 बजे तक 0 हो गया तो बाहर निकल के चले जाएंगे। अच्छा। तो ये नियम आप लगा सकते हो अगर आपको मस्ती करनी है पैसों से। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी अपनी? मैं तो बहुत हैवी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप उसको कैसे देखते हो? मैं, देखो क्या है, मैं तो, लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, मैं लॉटरी की टिकट बेचता हूँ, तो वो पैसे हारते हैं, मैं पैसे जीत जाता हूँ। पर मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनाता, मैं ज्यादा बार पैसे बनाता हूँ। ऑप्शंस में लोग चाहते हैं कि वो 10 रुपए का ऑप्शन ले जो 2 दिन बाद 400 का हो जाए। मैं चाहता हूं मैं 10 रुपए का ऑप्शन बेचूं जो 1 महीने बाद 0 हो जाए। तो मैंने तो 10 में बेचा, वो 0 हो गया, मेरे को 10 रुपए बन गए, तो मैं तो उस 10 रुपए से खुश हूं। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा पैसे नहीं बनाता, ज्यादा बार और ज्यादा देर बनाता हूं। तो माई गेम इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, माई गेम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। जीतने के चांसेस मेरे बहुत ज्यादा है। तो आप, मतलब यू आर अप अगेंस्ट मी, जो मैं इस तरह से गेम खेल रहा हूं। आप एक छोटे से ऑप्शन बायर हो, आप आते हो, क्यों आते हो? वो आपको लॉटरी की टिकट खरीदनी है, बैंक निफ्टी 15 का लॉट है, 100 रुपए का ऑप्शन चल रहा है, दूर का ऑप्शन लूंगा जी, क्योंकि वो 100 रुपए का है, तो जी 1500 रुपए डाल दिए, अब देखेंगे क्या होगा इस 1500 का। तो आपने तो हारना ही है। 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स यू विल लूज, 1 टाइम यू मे विन, पर उतना आपको पे ऑफ ही नहीं है। सर, मुझे अब आपसे एक सवाल पूछना है, बहुत जनरल सवाल है, पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डेप्थ में नॉलेज नहीं है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जब इलेक्शन हुए थे तो मार्केट बहुत हिला था, डिस्टर्ब हुआ था। बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत है कि किस तरह से सरकार के बनने या बिगड़ने से मार्केट डगमगा जाता है, कैसे होता है? देखिए क्या होता है कि व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग, सब लोग खरीद बेच कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने समझे रिलायंस के पास, आपके पास 10 शेयर है, ठीक है जी, 25 आज 3000 रुपए के आसपास का शेयर है, तो आप वो 10 शेयर बेचना चाहती हो, तो कोई खरीदना चाहता है, तो गलत कौन है? खरीदना बेचना नहीं, गलत कौन है? आपके पास 10 शेयर है, आपका व्यू है कि अब हो गया जी, रिलायंस में और पैसा नहीं बन सकता, यही व्यू है, इसलिए आप वो 10 शेयर बेचना चाहते हो। पर सामने संजय कथुरिया वही 10 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपका व्यू गलत है या मेरा व्यू गलत है? शायद हमारा गलत है। नहीं, किसी का गलत नहीं, किसी का व्यू गलत है। सबकी अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो व्यू ले रहे हैं। इनको लगता है जी मैंने 2600 में खरीदा था, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले 3000 हो गए, 400 रुपए बन गए, 10 शेयर थे, 4000 हो गए, मेरे को नई ड्रेस लेनी है, तो मैं जी वो नहीं, सॉरी मैम ऐसा बुरा नहीं मानना, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि जी मेरे को 4000 रुपए चाहिए। तो इन्होंने तो उस लॉजिक से सोचा। अब संजय कथुरिया कौन से लॉजिक से सोच रहा है? वो सोच रहा है यार मैं 3000 रुपए पे खरीद रहा हूँ, मैं इसको जिंदगी भर ओन करूंगा, मेरे को पता है ये भाई सोलर प्लांट डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, 3000 का 6000 हो जाएगा 5 साल में, मैं तो खुश हूँ जी डबल रिटर्न से। तो मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, ना ये गलत है ना मैं गलत हूँ। ठीक है। तो मार्केट इज अ प्लेस जहां पे बहुत लोग एक दूसरे के साथ सौदा करते हैं, सबकी अपेक्षाएं हैं मार्केट से।
अच्छा, इस सौदे में सब आप और मैं तो बहुत छोटी मछली हैं, बड़े प्लेयर्स हैं जो 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़, लाख-लाख करोड़ लगाते हैं। तो वो मार्केट से, और मार्केट का इम्पैक्ट क्या होता है? मार्केट आता है, इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। हर देश में ये 4 तरीके की एनालिसिस होती है। तो मार्केट में पेस्ट, हम इसे पेस्ट एनालिसिस कहते हैं। पॉलिटिकल, यानी अगर जितनी स्थिर सरकार होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग, आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हमारी जितनी अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि वहां सरकार स्थिर नहीं है। आपको पता नहीं कौन आके बैठेगा, मिलिट्री बैठेगी। ये हम आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 70-80 साल में अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया, 5 साल का। इंडिया में किया पिछले, हमारे अभी वाले प्रधानमंत्री जी 2 करके तीसरे पे बैठे हैं, उससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने 2 किए थे। तो स्टेबिलिटी है, तो इसलिए मार्केट्स को पसंद है, मार्केट्स को स्टेबिलिटी पसंद है, ये फालतू बना पसंद नहीं। अब जैसे उस दिन हुआ, पहले आया पोस्ट पोल की भाई मोदी जी तो स्वीपिंग मेजोरिटी जीतने वाले, 340, 330, ये वो, तो मार्केट खुश हो गई, मार्केट आई गई, क्या ये बढ़िया हो गया भाई, फिर से आएंगे मोदी जी। अब क्लियर है, विजन क्लियर है कि भाई ये आदमी दिखेगा। अब जी अगले दिन आ गया धाड़, ये तो 240 पे रुक गई गाड़ी। अब नीतीश बाबू का अपना रेप्यूटेशन है, नायडू साहब की अपनी रेप्यूटेशन है, तो मार्केट को पसंद नहीं आया। तो मार्केट ने बोला भाई अनसर्टेनिटी पसंद नहीं हमें, ये क्या होने वाला है सरकार का, हमें ना पसंद है। तो मार्केट अचानक से गिर गई। फिर शाम में समीकरण पॉजिटिव हो गया। नीतीश बाबू ने बोल दिया मैं कहीं नहीं जा रहा, इन्हीं के साथ हूँ। नायडू जी ने बोल दिया मैं कहीं नहीं जा रहा, इनके साथ हूँ। पवन कल्याण ने बोल दिया मैं इनके साथ हूँ, क्लियर कर दिया। तो मार्केट फिर से हाँ यार स्थिर आदमी, वापस आएगा, हो गया। 9 तारीख को उन्होंने शपथ ले ली, मार्केट स्टेबल हो गई। मार्केट डजंट लाइक अनसर्टेनिटी, कि भाई नया राहुल गांधी जी आ गए या फिर कोई भी प्रधानमंत्री, वो तो पता ही नहीं था कौन बनेगा उनमें से, ठीक है। तो वो आके पॉलिसी क्या लेके आएंगे? हमें जो कुछ कंपनियों ने 10 साल से कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करे हैं, कुछ नए नए इन्वेस्टमेंट्स करे, उनका क्या होगा? तो ये जो कंपनी थी रिलायंस, उसको जो 10 कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए थे, क्या उनमें फिर से छानबीन होगी सीएजी की? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके किसी और को दे दिए जाएंगे? तो ये मार्केट को नहीं पसंद है ये सारी चीजें, उनको स्थिरता पसंद है। तो वो स्थिरता जैसे ही एस्टैब्लिश हुई तो मार्केट वापस बढ़ गई। एक और सवाल है आपसे मेरा, एआई ट्रेडिंग बोट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं? देखिए, एआई तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज आ चुकी है, और एआई ट्रेडिंग बॉट्स जो हैं उनसे सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग हो रही है। पर अगर आप कोई भी, मतलब मैं हमेशा लोगों को कहता हूं इन सबसे दूर रहो, ये आपका काम नहीं है। दिस इज नॉट योर वर्क। आपका काम है निवेश करना, चुपचाप पैसा ही करो, ठीक है, और अपने गोल्स के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर दो, ठीक है। पर अगर किसी को एआई बॉट करना भी है तो अगेन मेरा फंडा बहुत सिंपल रहता है। 100 रुपए हैं आपके पास निवेश करने को, आपके पास 5 रुपए हैं पंटरबाजी करने के लिए, तो वो 5 रुपए एआई आपको जो करना है कर लो। आपको क्रिप्टो खरीदना है, पेनी खरीदनी है, ऑप्शंस करने हैं, एआई बॉट से ट्रेडिंग करनी है, कोई ऐसी चीज जिसमें अभी बहुत रिस्क है, वो 5 रुपए से करो, ठीक है। अगर वो रिस्क वाली गेम आप सीख जाओ बाय चांस, मैं कहता हूँ 2 साल आप लगे रहे, वो 5 रुपए डुबाते रहे और आप एक गेम सीख गए, तो अलग बात है। और नहीं सीखे तो 5 रुपए डुबाते रहो, मस्ती करते रहो। कि वैसे कसीनो में गए थे 2000 रुपए लेके गए थे, जिस टाइम जीरो हो गया बाहर आ जाएंगे। तो मैं ना किसी को जीने के लिए मना नहीं करना चाहता। मैं इंसान की फितरत बदलने वाला या नहीं, जब साक्षात भगवान ना बदल पाए तो हम कौन होते हैं, ठीक है। पर मैं ये जरूर कहता हूं हर चीज को रेगुलेट करो। मतलब ऐसा मत आ जाओ, ऐसा मत कर दो कि आपको रोड पे आना पड़े। जो मैंने आपके बच्चे की एक बात बताई 21-22 साल की, करोड़ आपने दूसरों से लेवरेज क्यों ली भाई? आज मैं जो ऑप्शन में पैसा डालता हूं मेरा स्पेयर पैसा है, खुदा ना खास्ता वो 0 हो गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो मेरा 100 का 5 है, तो 100 के 5 से मैं कितना भी रिस्क लूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे को कोई इससे इफेक्ट नहीं आने वाला। तो आप, हाँ, अब वो 100 आप कितना बड़ा कर सकते हो उस पर फोकस करो ना, वो एक्टिव इनकम है, तो आप अपने स्किल्स पे फोकस करो। आज एआई आ चुका है भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सुपड़ा कब साफ हो जाएगा। आप देख ही रहे हो हर चीज रिप्लेस होने लग गई है, तो आप अपने आप को अपस्किल करो, लेके चलो, मतलब अपने स्किल्स को बेटर करके अपनी तनख्वाहें बेटर करो, अच्छा व्यवसाय पकड़ो, अपॉर्चुनिटी को एनकैश करो, वो उस पे फोकस करो ना। ये सब क्यों साइड में फोकस कर रहे हो? इनसे पैसा नहीं बनता, किसी का नहीं बना। स्टॉक मार्केट में अगर कोई नया बंदा एंटर करता है तो उसके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। पहला तो ये कि एक तो वो अपनी सैलरी में से पैसा बचा के उसमें इन्वेस्ट करेगा, दूसरा उसके भी अंदर एक डर जो रहता है वो रहता है कि अगर मैं जो मंथली पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ या मैं कोई शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो मेरा पैसा डबल हो पाएगा या मेरा पैसा डूब जाएगा। तो कितने % चांस होते हैं एक नए बंदे के सामने कि उसका पैसा डूब सकता है या वो डबल हो सकता है? देखो 90% से ऊपर चांस है कि डूब जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन उसके रीजन ये है कि उनमें पेशेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। हाँ। आज एक आदमी को डॉक्टर बनना होता है, 5 साल का कोर्स बनता है,
उसके बाद भी वो जाके किसी गांव में पहले इंटर्नशिप करता है, गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप करता है। वो जब तक एक ऐसा डॉक्टर बनता है जो महीने का 2 लाख कमा सके, उसके जिंदगी के 20 साल निकल चुके हैं। तो आप क्या सोच रहे हो, मार्केट आपको पहले दिन ही 2 लाख रुपए दे देगी? यहाँ आपने कितना निवेश किया है अपना स्टडीज के लिए? मार्केट से पता नहीं लोगों की क्या उलझुल एक्सपेक्टेशन है, हवा बना रखा है ना। नहीं, एक्सपेक्टेशन ही गलत है। देखो वॉरेन बफेट, मैंने कहा मेरे टीचर वॉरेन बफेट, वो क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई रिश्ता निभाना है, कोई भी रिश्ता निभाना है, पति पत्नी का निभाना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का निभाना है, निवेशक और मार्केट का निभाना है, तो उसके लिए एक आधार क्या है? बताओ, आपसे पूछ, रिवर्स क्वेश्चनिंग है, आपके हिसाब से वो एक आधार क्या है? ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वैल्यू क्या है उस चीज की जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी रिश्ते पे बात कर रहा हूँ मैं, सीधा रिश्ते पे, ये तो एकदम अपने बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि भाई 2 लोगों का रिश्ता है, ठीक है, आपका मेरा रिश्ता है, दोस्ती है, तो क्या चलेगी? ट्रस्ट हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, और क्या? कंपैटिबिलिटी, ठीक है, उन्होंने एक ही आंसर दिया सबका, लो एक्सपेक्टेशन। ओके, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब हस्बैंड वाइफ में, देखो क्या होता है, गर्लफ्रेंड्स की क्या कंप्लेंट होती है शादी के बाद? तो बोले जब मैं तेरी गर्लफ्रेंड थी तो तू टाइम से पहले बाइक लेके नीचे खड़ा होता था, मैं आधा घंटा लेट आती थी, अब तू, मैं खड़ी रहती हूँ तो 2 घंटे तक नहीं आता। तो आपने क्या है, शादी से पहले एक्सपेक्टेशन बांध दी कि जब भी तू होगी मैं आधा घंटा पहले आ जाऊंगा, ठीक है, तो अब आप वो पूरी नहीं कर रहे हो, तो वो तो लड़की के माइंड में एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई ये तो मेरे करेगा, फिर आप बोलते हो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, अब वो आप मांग रहे, अब आप बोले यार तू थोड़ी देर के लिए बाहर ही चला जा और कुछ सामान ही लेके आ जा, मैं नहीं जा रहा यार, तब तो तू चांद तारे तोड़ने वाला था, मतलब रॉकेट स्पेस में जाने वाला था। तो क्या होता है कि आप है ना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हो, एक्सपेक्टेशन कम से कम सेट करो। अरेंज मैरिजेस पहले क्यों ज्यादा चलती थी? एक्सपेक्टेशन थी नहीं ना, 2 अलग लोग शादी कर रहे थे कि भाई ये तो मतलब ठीक है बना लेंगे, कर लेंगे, ये ऐसा ही होगा, लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ऐसा एक थॉट प्रोसेस था लोगों के, तो वो चल जाती थी थोड़ी शादी। तो आजकल क्या है, नहीं जी तुमने तो पहले ये कहा था अब ये हो रहा है, तुमने कहा था मेरे को घर लेके दोगे, अब तक घर लेके नहीं दिया। हस्बैंड भी वो भी कहता है यार तुमने ये कहा था, तुमने ये नहीं किया। सो पॉइंट इज कि जब आप एक रिश्ता लंबा चलाना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशंस आपकी लो होनी चाहिए, ठीक है। अब मार्केट के साथ आपको रिश्ता कितने साल चलाना है? आपकी जिंदगी भर चलाना है ना, बिल्कुल लॉन्ग टर्म चलना है। आज आप 22 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, आपको 70-80 तक कमाना है वहां से। मेरे फादर आज भी स्टॉक मार्केट में है, आज भी कमाते हैं 70 की उम्र में, तो उनका रिश्ता तो पिछले 40 साल से, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मेरे को एफडी से ज्यादा मिल जाए, ये उनकी पूरी एक्सपेक्टेशन ही इतनी है कि भाई मैं 7% एफडी, मेरे को 9% मिल जाए, 10% मिल जाए, तो इसीलिए वो 41 साल से रिश्ता निभा रहे हैं ना स्टॉक मार्केट के साथ, और अमीर बन गए क्योंकि 41 साल से रिश्ता निभा रहे हैं। अमीर मतलब वो वाली अमीर कि भाई पैसिव इनकम बीट्स द एक्सपेंसेस। तो आप अगर घुसे इस अपेक्षा से हो, अगर आप एक कोर्स में जाते हो, मेडिकल कोर्स में जाते हो, और वो कॉलेज आपकी एडवर्टाइजमेंट करता है कि हमारे यहाँ बच्चों को 1 करोड़ की तनख्वाह लगती है, और आपको निकलने के बाद जॉब ही नहीं लगी। आज आईआईटी के बच्चों का क्या हाल है? 35% बच्चों की वो नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, तो डिप्रेशन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उनके जिंदगी भर का सपना था कि आईआईटी जाऊंगा 20 लाख की तनख्वाह लग जाएगी। तो आप अपेक्षा लेके आए थे ना, आप अपना कर्म करो, भगवत गीता में लिखा है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वही करो। आप अपनी निवेश करो। एसआईपी भगवत गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो कर्म करो, अपना एसआईपी करो, 20 साल करते रहोगे, वो अपने आप ही फल आ जाता है, और मजेदार फल आता है। मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन देता हूं, ठीक है। आप अगर महीने का 20,000 रुपए निवेश करते हो, एग्जाम्पल देता हूं, 20 साल के लिए, ठीक, तो आपके पास 20 साल बाद 2 करोड़ का कॉर्पस होगा। 12%, सिर्फ 12% पे, 14 नहीं 15 नहीं, सिर्फ 12%। अब आप ये डिसाइड करते हो जी ये 2 करोड़ का कॉर्पस है, मेरे को इमीडिएट जरूरत नहीं है, मैं इसमें से, अब मैं एसआईपी नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसमें से खाऊंगा, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं, अब मुझे खाना है, मेरे को और कोई काम नहीं, मेरे को तो गार्डनिंग करनी है, कुत्ता घुमाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मनाली जाना है, सब करना है, मेरे को जिंदगी जीनी है जी। मैंने 22 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं 42 की हो गई या 42 का हो गया, 45 का हो गया, मेरे को मजे करने हैं। आप उस पैसे से अगले 20 साल तक महीने के 2 लाख रुपए निकाल सकते हो। एक बार दोबारा समझ। हाँ, ये सुनो आप, हाँ। आपने 20,000 रुपए महीना डाला, एसआईपी करी 20 साल तक, अपने प्राइम करियर में जब आप काम कर रहे थे, 20,000 रुपए आप डालते गए, कोई अपेक्षा के बिना, कोई इसके बिना, सिर्फ 12% का रिटर्न है, जो आता ही है, हाँ। लंबे समय में आ जाता है, ठीक है। तो 20 साल बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे, ठीक है, आपके आंखों के सामने। अब आपके पास 2 विकल्प है, एक तो पूरा उठा लो, एफडी में डाल दो, या फिर बोलो नहीं यहीं पड़ा रहे, मैं तेरे में से 2 लाख रुपए महीना खींचता हूँ अपना जिंदगी जीने के लिए। तो आप
मतलब विड्रॉ कर सकते हो ना, विड्रॉ कर सकते हाँ कर सकते हो। आप तो यूनिट बेच सकते हो, तो 2 लाख करना है, 2 रुपए करना है, कितना भी करना है आपको, तो अगले दिन पैसा आ जाएगा। हमने 2 लाख रुपए कर लिया, आपने 2 लाख का तय कर लिया जी, एक ठीक तारीख कर ली, जिस तरह आप SIP करते थे, अब आप SWP करोगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है। आपने 2 लाख रुपए का विड्रॉल रख दिया, अगले 20 साल तक आप हर महीने 2 लाख रुपए निकाल सकते हो, और वो जो 2 करोड़ था वो जीरो हो जाएगा 12% में से निकाल उसी में से खा लो। पर अब मैजिक बताता हूँ असली, ठीक है, आप ये डिसाइड करते हो 2 लाख नहीं निकल रहा, 1.5 लाख निकालता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आपने 2 करोड़ में से 20 साल 1.5 लाख निकाला, कितना निकाल लिया? 3.5 करोड़ 60 लाख निकाल लिया। हाँ। वो जो कॉर्पस था 2 करोड़ का, 3 करोड़ 60 लाख निकालने के बाद 7 करोड़ का हो जाएगा। ये कैसे हुआ? ये है पावर ऑफ कंपाउंड। इसलिए ज्यादा नहीं, ज्यादा देर पैसा कमाना चाहिए। रुकने की जरूरत है मार्केट में। हाँ, पिच है ना आपका, जितनी देर पिच में रहोगे उतने देर रन बनाओगे। कभी कभी पिच में टफ बॉलर आएगा तो उसके ओवर में मिडन जाएगा, आराम से बस बैट आउट कर लोगे, विकेट ना गिरे। वो टफ टाइम जैसे कोविड आ गया, और भी आएंगे, आगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कुछ और महामारी आ जाएगी, कुछ और न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, ये कुछ भी होगा, हमारे हाथ में थोड़ी है। हमारे हाथ में मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, तो उसका स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप? वो करो जो आप कर सकते हो, निवेश करो। ने भी तो किसी तरह का रिटर्न नहीं दिया था। किसका? निफ्टी से 2015 से लेके 2020 तक निफ्टी का रिटर्न 0 था। ये हर 5 साल में हम ऐसे फेजेस आते हैं। ITC 9 साल तक एक ही प्राइस पे रहा, रिलायंस 8 साल तक एक ही प्राइस पे रहा, HUL पिछले 3 साल से 2400 से 2700 के बीच में घूम रहा है। तो ये पेशेंस, तो आपको पेशेंस चाहिए। अब आप अगर डायरेक्ट HUL में इन्वेस्ट करोगे तो आप तो थक के बेच चुके होते। ये तो वही बात होगी, मैंने शेयर खरीदा 30 रुपए में, हाँ। 27 का हो गया, मैंने फिर बेचा, वो 30 का चला गया। हाँ, वो मीम देखा मैंने। तो तुम खरीदते क्यों? तुम ऐसा ही भी करो। तुम खरीद रहे क्यों? ऐसा ही भी करते रहो। तो आप ये सोचो मैम, 2 करोड़ थे आपके पास, 2 करोड़ आपने जमा किए जिंदगी भर मेहनत करके। बहुत 20,000 बहुत ज्यादा तो नहीं मांग रहा। एक 20 साल के करियर में आपकी तनख्वाह 1 लाख भी होगी, 1.25 लाख भी होगी, 1.5 लाख भी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्टिव इनकम पे आप फोकस करो ना। पैसिव इनकम इसको बनाने दो चुपचाप। और उसमें 2 करोड़ में आप 3.5 करोड़ 60 लाख विड्रॉ कर लिए, और उसके बाद भी 7 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, जो करना है करो उस पैसे का। तो ये कहाँ की मैथ है भाई दुनिया की, कि 2 करोड़ थे, 3.5 करोड़ निकाल लिए, और फिर भी 7 करोड़ बचा है। ये मैथ सिर्फ हमारे स्टॉक मार्केट में हो सकती है। इसलिए वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स। कीप ऑन इन्वेस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आराम से SIP करो, स्ट्रेस मत लो, बाकी टाइम अपना एक्टिव इनकम बढ़ाओ, मजे करो अपने बजट में से, कहाँ जाना है, क्या घूमना है, फिरना, उसके बजटिंग करो। तो संजय सर ये पॉडकास्ट देख के ना लोग सच में अब प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे, और वो करोड़पति होंगे। तो क्या, किसकी वजह से? संजय सर की वजह से। थैंक यू सो मच। और बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ आपको, बस समय देना है। देखो, आप कितना डाल सकते हो वो तो सिर्फ आपकी एक्टिव इनकम का फंक्शन है। बिल्कुल सर। कितना पैसा आप 20,000 महीना डाल सकती हो सकता है आपकी तनख्वाह लाख रुपए तो आप 20,000 डालो, आपकी तनख्वाह 50,000 है तो आप 10,000 डालो। वो तो आप तनख्वाह जितनी बढ़ाओगे या इनकम, एक्टिव इनकम जितनी बढ़ाओगे, उतनी आपके आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, उतनी आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी, उतना आपका कॉर्पस बढ़ेगा। तो सर आज की डेट में अगर मैं सैलरी पर्सन की ही बात कर लेता हूँ, जैसे जो सैलरी पर जॉब कर रहे हैं, वो कौन से सेक्टर में पैसा लगाएं, कौन से ऐसे स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक चल रहे हैं कि हाँ ये सेक्टर सबसे बेस्ट है, इसमें इन्वेस्ट करा जाए, ये कैसे डिसाइड करा जाए? इसमें भी मेरा वही मानना है कि एक तो डायरेक्ट मत करो, आप डायरेक्ट स्टॉक्स मत लो, ठीक है। अगेन आपको पता नहीं होता कब जाना है, बाहर जाना है, कब रहना है। अचानक से 100 का शेयर 120 हुआ, आपको लगेगा यार मैंने तो बहुत पैसे बना लिया, बाहर निकल गए, उस शेयर में ताकत थी 120 का 200 होने की, तो आप तो मिस कर गए। पर एक फंड मैनेजर नहीं करेगा ये गलती। फंड मैनेजर को पता होता है कि यार मेरे को होल्ड करना है, मैं रहूंगा इसके साथ। तो अगर आपको कोई सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना है, तो जैसे आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ये आप नहीं, ये सरकार निवेश डिसाइड। भारत का सबसे बड़ा निवेशक सरकार है, सबसे बड़ा खर्चा अगर कोई करता है तो वो सरकार करती है। तो अगर सरकार ने बजट में बोल दिया मैं 11,11,111 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने वाली हूँ, और उसमें से 3 लाख करोड़ में रेलवेज में डालने वाली हूँ, तो आपको पता है रेलवेज वाले स्टॉक भागेंगे। अब कौन सा भागेगा ये नहीं पता। तो रेलवेज का स्टॉक्स का अगर कोई इंडेक्स है, जैसे एक इंडेक्स होता है जिसमें आपके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनीज होती है, एक इंडेक्स होता है जिसमें सारी रियलिटी की कंपनीज होती है, एक इंडेक्स होता है जिसमें सारी टेक्नोलॉजी की कंपनीज होती है, जो सेक्टर आप, और एक में होता है जिसमें ऑटोमोबाइल की होती है। तो आप इंडिविजुअल बेट मत प्लेस करो, आप सेक्टर पे जब बेट प्लेस करते हो तो सेक्टर का इंडेक्स खरीद लो। ठीक है। इंस्टेड ऑफ बाइंग लेट्स से मारुति, यू बाय NSE ऑटोमोबाइल इंडेक्स, जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप खरीद सकते हो, ETFs के थ्रू आप खरीद सकते हो। ठीक है। उसमें क्या होगा, ये सारी बड़ी कंपनीज उसमें ऑलरेडी हैं, बिल्कुल। तो जितना उनका प्रपोर्शन है, वैल्यू है, जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से आपका फंड भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आपने बेट भी ले लिया एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, आपको लगता है जी IT बहुत परफॉर्म करेगा आगे जाके, ये AI आ गया, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, नया नया कुछ होगा, तो आप NSE का IT इंडेक्स खरीद लो, उसमें निवेश करना चालू कर दो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से।
आप क्यों तय करते हो कि टीसीएस खरीदना है, इन्फोसिस खरीदना है या फिर HCL टेक खरीदना है? वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप में वो ताकत ही नहीं ना। आप मतलब एक निवेशक, आम इंसान में वो ताकत नहीं है, वो बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकता। तो जिसका काम उसी को साझे। आप IRFC का जो शेयर है उसको किस नजर से देखते हैं? आज के डेट में देखिए पिछले तकरीबन 6 महीने में बहुत हाइक गया है, 200 प्लस अभी भी चल ही रहा है, तो उसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अगेन आपको सेम चीज बोलूंगा, मैं ये सब करता ही नहीं हूँ। प्रॉब्लम ही है, मेरा निवेश में पूरे महीने में 1 घंटा नहीं जाता। स्टॉक मार्केट पे देखता ही नहीं, मेरे को जरूरत क्या है? मेरा फंड मैनेजर देख रहा है, मैं तो बड़े बड़े फंड मैनेजर रख लिए तनख्वाह पे, मेरे फंड का वो 0.5% ले जाते हैं। ठीक, ले जाओ, मेरे को अच्छे रिटर्न्स कमा के दो। मेरा काम नहीं है ये सब। मैं पॉइंट इज, मेरा काम नहीं है, मैं वो करूंगा जो मेरा काम है। बस देखो, मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल है, और पैसा सिंपल होके ही पैसा कमाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स लोग पैसा नहीं कमा सकते। जितने बड़े, आज मुझे एक बात बताओ, हल्दीराम 8,000 करोड़ कमाता है, 1,000 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट है, ठीक है? वो चाहे तो रियल एस्टेट का धंधा भी कर सकता है, क्यों नहीं करता? उसको आता नहीं है, तो वो क्या कहता है, अपने को भुजिया बनानी आती है ना, अपन भुजिया बनाते हैं, अपन ये रियल एस्टेट का, नहीं तो लालच आ जाता है ना। 1,000 करोड़ पड़ा है, मैं तो एक काम करता हूँ, गुड़गांव में सबसे सुंदर जमीन खरीद के सबसे सुंदर घर बनाऊंगा। अरे तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हें आता नहीं है भाई, तुम भुजिया बनाओ। सही बात है। तुम भुजिया बढ़िया बनाते हो, नान बढ़िया बनाते हो, जाओ। आज वो 1 लाख नान एक्सपोर्ट करता है महीने दिन के, तो आप वहां 1 लाख को 2 लाख करो ना। जो चीज में आप माहिरी पा चुके उसको और बेटर करो। ब्रूस ली क्या कहते थे, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसको 10,000 किक आती है, मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। तो अगर आपको सुपर सक्सेसफुल बनना है तो एक ही चीज में बनो, ये 10 चीजें मत करो, नहीं तो जिंदगी वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब हो जाएगा। तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट करनी है जिंदगी भर, तो आप ये सब छोड़ो काम, आप एक फंड मैनेजर को ज्वाइन करो, फंड हाउस को ज्वाइन करो, सीखो समझो, और अपने करियर को 15-20 साल वहां डेवलप करो, तो आप फिर इक्विप होते हो स्टॉक्स खरीदने के। आपको अगर पायलट बनना है तो आपको 15 साल लग जाते हैं कैप्टन की सीट में पहुंचने में, तब तक आप वो बगल वाले होते हो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, टुडेज कैप्टन इज मिस्टर दिस, तो यही कर रहे हो तो आप। तो समय लगता है भाई, कोई भी चीज में आपको करियर बनाने में समय लगता है। डॉक्टर बनना है तो पहले आप बहुत टाइम तक जूनियर होते हो, लॉयर बनते हो तो बहुत बड़े लॉयर को पहले असिस्ट करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हो तो इंटर्न होते हो, MBA होते हो तो पहले एग्जीक्यूटिव बनते हो, फिर आप धीरे धीरे करके CEO बनते हो। पर मार्केट में पहले दिन सबको महीने का डबल करना है। पता नहीं क्या अपेक्षा लेके आते हैं मार्केट में यार लोग, क्यों ऐसे आते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरा आज तक ये मतलब ये ह्यूमन, देखिए इसमें ना हम कहते हैं कि 3 चीजें वर्क करती हैं, FGH, फियर ग्रीड होप। फियर ग्रीड होप, ये 3 चीजें मार्केट के पूरे मार्केट को मूव करने के लिए, ये 3 ही इमोशन है। अच्छा। बहुत डर लग रहा है, बहुत लालच है, और बहुत उम्मीद है। कभी कभी स्टॉक गिर जाता है, उम्मीद हो हे भगवान ही उठा। अरे भगवान क्यों उठाएंगे भाई, वो स्टॉक कुछ और कारण से गिरा है। तो हम कहते हैं होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी। सिर्फ होप करना नॉट स्ट्रेटजी, एक्शन लेना पड़ता है। तो ये सब अपना काम नहीं है, अपना काम करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, SIP करो, मार्केट को देखो तक नहीं। पहले क्या होता था पता है, 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद न्यूज़पेपर में प्राइस छपते थे कि भाई आज का फ्राइडे का न्यूज़पेपर आ रहा है या सैटरडे का न्यूज़पेपर आ रहा है, तो पूरे हफ्ते में रिलायंस कितना ऊपर गया, पूरे हफ्ते में वो हम शनिवार को देखेंगे न्यूज़पेपर में। वो लोग बैठ के खोल के बैठ जाते थे, और वो पूरा एक न्यूज़पेपर का एक पेज होता था, पूरे उसमें सारे बड़े स्टॉक्स का आता था। आज आपको हर सेकंड में दिख रहा है। तो प्रॉब्लम है, स्कोरबोर्ड आपके सामने डाल दिया है। तो देखो, कसिनो का तो काम है आपको बुलाना। अब लोग गैम्बलिंग कहते हैं, गैम्बलिंग कसिनो नहीं है, आप गैम्बलिंग करने जा रहे हो उधर, मत जाओ गैम्बलिंग करने, इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट को भी तो कहते हैं कि गैम्बलिंग है। देखिए, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट में रियल चीज चल रही है। एक रिलायंस रियल कंपनी है जो लाखों करोड़ का रेवेन्यू करती है, लाखों करोड़ का प्रॉफिट करती है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। गैम्बलिंग वो होती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता वो चीज क्या है। अब रूले है, रूले इज अ गेम ऑफ चांस, ठीक है, कि मैं रिलायंस में फिर भी एक एनालिसिस कर सकता हूं, यार ये कंपनी पिछले 50 साल से अच्छा कर रही है, नए निवेश कर रही है, बिजनेस बहुत अच्छा है, इसके यूजर बढ़ रहे हैं, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो एक कंपनी है जिसमें पैसा डाल सकता हूँ। ठीक है, ये कोई टिप नहीं है भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो बट आप जब रूले में जाते हो और वो बॉल ऐसे घुमाता है 36 वाले में, कड़ 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 कड़, क्या आपको पता है कहां गिरेगी? नहीं। तो वो हो गया गैम्बलिंग, दैट इज गैम्बलिंग, बिकॉज वो गेम ऑफ चांस है, ठीक है, ये गेम ऑफ साइंस है। आप इसमें आप कर सकते हो प्रेडिक्शन, क्योंकि कुछ तथ्य हैं आपके हाथ में। तो स्टॉक मार्केट्स इज नॉट गैम्बलिंग, हमने से गैम्बलिंग बना दिया हमारे लालच के लिए, और फिर हम उसको गाली देके जाते हैं। एक बार क्या हुआ, ह्यूमन इमोशंस की आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, और ये बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया था द इकोनॉमिस्ट ने। एक बहुत नंबर 1
मैगजीन है वर्ल्ड की, जो इकोनॉमिक्स के बारे में और मार्केट्स के बारे में बात करती है। तो द इकोनॉमिस्ट ने बोला, कार्टून दिखाया कि एक बंदे के 1980s में कि सारे पैसे खत्म हो गए, तो वो नाराज हो गया। ठीक है। उसने कहा, आई एम सेइंग बाय टू द मार्केट, BYE, बाय बाय बाय। वहां एक और बंदा खड़ा था, उसने सुना बाय, BUY, उसने खरीदना चालू किया, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है। तो यानी कि वो कार्टून से क्या डिपिक्ट करना चाहते थे कि ये जो पूरा मार्केट्स है ना, ये इमोशंस पे चलता है, सिर्फ लॉजिक पे नहीं चलता। ठीक है। क्योंकि ह्यूमन का पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो इमोशनल है। आप कभी भी देखोगे, आप जब भी डिसीजन लेने जाते हो पैसे के साथ, तो एक इमोशन के साथ जुड़ा होता है। चाहे वो फियर होगा, ग्रीड होगा, होप होगा, ये तीनों में से कोई एक इमोशन आ जाता है। आपका शेयर नीचे चला गया, आप होप में बैठ गए, 10% ऊपर चला गया, आपको ग्रीड आ गया, आपने एनकैश कर लिया। तो कोई ना कोई इमोशन इस स्टॉक मार्केट में लगता ही है। इसलिए हमारे को जब फाइनेंस पढ़ाया जाता था MBA में या CFA में, तो एक टर्म आता था बिहेवियरल फाइनेंस, कि फाइनेंस का बिहेवियर के साथ कैसे रिश्ता होता है। हमने वो सब पढ़ा, तो आज हम वो चीजें ला पा रहे हैं। और उसमें भी हमारे जो गुरु थे वो वॉरेन बफेट थे, उन्हीं के कोट्स हमें सिखाए जाते थे। तो मैं तो सिंपल सबको एक ही बात कहूंगा, वो आदमी ने इतनी वेल्थ बनाई है, इसलिए बनाई है क्योंकि वो 60 साल से मार्केट में, उसका फंड चालू हुआ था 1965 में, आज हो गया 2024, 59 ईयर्स से उसका कंपनी लिस्टेड है मार्केट में। और उसने रिटर्न पता है कितना दिया मैडम? सिर्फ 19.8% पर एनम। आजकल के बच्चे बोलते हैं हमें दिन का 10% रिटर्न चाहिए, उसने साल का 19.8 दिया है, पर 65 साल तक दिया है। अगर आपने 10,000 रुपए उनके फंड में डाले होते ना 1965 में, तो आपके हिसाब से आज उसकी क्या वैल्यू होती? करोड़ों में आई थिंक हो चुके होते। कितने करोड़? 100 करोड़ से ऊपर। 100 करोड़। यानी आपके पिताजी अगर समझिए ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की रिटायरमेंट प्लान करता हूँ, तो मैं जी वॉरेन बफेट के फंड में 10,000 रुपए डाल रहा हूँ बेटी के नाम पे। करते ना लोग शगुन में, FD में डाल दिया, ये कर दिया। बच्ची पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है तो घर पे गिफ्ट्स आते हैं, कुछ कैश आता है, तो FD में डाल देते हैं। तो अगर आपने वो FD की जगह उधर डाल दिया होता, तो जब आप 60 साल के होते तो आपके अकाउंट में 100 करोड़ होते। बोले ठीक है यार, तुम रिटायर हो गए, अब करो जो करना है। तो इन्वेस्टमेंट इज, बार बार मैं क्यों ये एग्जांपल्स दिए जा रहा हूँ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म। क्योंकि एक साल में तो इन्वेस्टमेंट का पता ही नहीं चलता ना। 1 लाख डाला, सिर्फ 12,000 ऊपर हुआ, आप तो बोलोगे यार सिर्फ 12,000 ऊपर हुआ, पर यही 1 लाख 20 साल बाद जाके करोड़ों में बदल जाता है। तो यू हैव टू गिव टाइम टू इन्वेस्ट। वो प्रॉफिट है, वो हमारा रियल प्रॉफिट है। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछो। आज के डेट में 30,000 25,000 सैलरी नॉर्मल है, इससे ज्यादा बहुत मुश्किल से लोगों को मिल पाती जी। ठीक है। एक फैमिली चलाने के लिए एक बंदा अपनी वाइफ को कितने पैसे दे, कैसे मनी मैनेज करे? मैनेजमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। बहुत पिटवाओगे आप। लेकिन सर बहुत काम की चीज है, बहुत क्योंकि ना जिस तरह से आप मनी मैनेजमेंट के बारे में समझा रहे हैं ना, बहुत लॉजिकली आप हमें समझा रहे हैं, इसलिए आपको फाइनेंस गुरु कहा जाता है। थैंक यू सो मच। इसको मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ। yes. और कोशिश करता हूँ आर्ग्यूमेंट ना हो, बट मेरे को पता है कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस फिर भी निकलेगा इसमें से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, वाइफ वर्किंग है या वाइफ नॉन वर्किंग है? ओके, ठीक। वर्किंग है तो आप वैसे वाइफ को ऐसे पैसे नहीं देते, मतलब बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग। तो उसमें भी एक पता तरीका होता है, आपको दोनों को एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए, अपने अपने कंट्रीब्यूशन। आपके समझो हस्बैंड लाख रुपए कमा रहा है, वाइफ 50,000 कमा रही है, या उल्टा है, वाइफ 1 लाख कमा रही है, हस्बैंड 50,000 कमा रहा है, और आपको घर चलाने के लिए एक्स अमाउंट चाहिए, तो दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल आना चाहिए। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज है, परसेंटेज में इक्वल होना चाहिए, अमाउंट इक्वल नहीं, इक्वल अमाउंट नहीं, परसेंटेज में। तो समझे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। हस्बैंड 2 लाख कमाता है, वाइफ 1 लाख कमाती है। घर चलाने के लिए या फिर थोड़ा और सिंपल करते हैं, ठीक है, इधर ऐसे रखते हैं, तो घर का कमाई होगी 3 लाख रुपए। अब 3 लाख में हमारे को 1 लाख का खर्चा हो रहा है, तो हस्बैंड को उसमें से 67,000 देना चाहिए, वाइफ को 33,000 देना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं 50-50 देना चाहिए। तो वो जितना एक्स्ट्रा, भाई जैसे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी बड़े पत्थर उठा रहे थे, गिलहरी थी वो छोटा पत्थर उठा रही थी, पर पसंद भगवान ने किसको किया? गिलहरी को, क्योंकि गिलहरी अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा उठा रही थी। पर उससे अगर बोलो तुम बड़ा पत्थर उठाओ तो उठा नहीं सकते। तो इसी तरीके से जो घर में जो भी प्रपोर्शन में, हस्बैंड ज्यादा है वाइफ कम है, वाइफ ज्यादा हस्बैंड कम। कभी कभी क्या होता है, वाइफ्स अपने हस्बैंड को बोलती है देख मैं कमा रही हूँ, तो अभी तेरे को स्टार्टअप करना है, तेरे को कुछ मेहनत करनी तो कर ले, मैं तब तक सपोर्ट कर लूंगी घर को। सो एक देखिए, आप दोनों एक पार्टनरशिप में हो, तो ऑब्वियसली ये सब चलता रहता है। हाँ, टीम हो आप दोनों। तो इसमें अगर वाइफ वर्किंग नहीं है, ठीक है, और वो शी इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द हाउस, शी हैज टू टेक केयर ऑफ द हाउस, योर फैमिली, योर पेरेंट्स,
आपके बच्चे हो गए हैं, आने वाले हैं, जो भी है, तो आपको अगेन क्वेश्चन, एवरीथिंग कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस व्हिच इज बजटिंग। बस वहां से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है कि भाई मेरा घर में कितना पैसा लग रहा है, राशन में कितना लग रहा है, इसमें कितना लग रहा है, उसमें कितना लग रहा है, और उसके अलावा आप अपनी वाइफ को जो भी कॉस्ट लग रही है उसका 10 से 20% एक्स्ट्रा दे दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के खर्चे लग रहे हैं 20,000 रुपए, या समझो 10,000 लग रहे हैं, एक व्यक्ति 30,000 कमा रहा है और घर के खर्चे हैं 10,000, तो आप 10 की जगह वाइफ को 12,000 दे दो। वाइफ जनरली वो 2,000 रुपए सेव करके कहीं ना कहीं एक किट्टी में रख लेगी, तो आपका एक डिफैक्टो इमरजेंसी फंड क्रिएट कर देती है। या वाइफ्स की याद नहीं है, जब वो कोविड हुआ था, सॉरी वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो बहुत सारी वाइफ्स ने बोला भाई हमने ही 2-2 3-3 लाख रुपए बचा के रखे हुए हैं घर में, हस्बैंड्स के जेब मार के या ऐसे करके, जो भी मतलब बोल के। एंड दीस आर ऑल स्वीट थिंग्स यार, मतलब हमें इसको कोई भी फेमिनिज्म या ये सब से नहीं अटैच करना चाहिए, जो करते हैं मेरे हिसाब से गधे हैं, बट ये एक प्रथा रही है, तो आप अपनी वाइफ को थोड़ा ज्यादा दो ताकि शी कैन ऑल्सो कीप दिस मनी, बिकॉज इट्स अ हैबिट ऑफ अ फीमेल। फीमेल आर बेटर इन बजटिंग देन मेन। मैं तो कहता हूं निर्मला सीतारमन जी हमारी एफएम रहे तो बेटर है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली देखो तो आज हमारी जीएसटी की कलेक्शन है 2,10,000 करोड़ रुपए महीना, यानी हो गए 25 लाख करोड़ रुपए साल की। हमारा एनुअल बजट कितना है? 45 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि हमारे एनुअल बजट में से आज 50% पैसा जीएसटी के कलेक्शन से आ रहा है। ये मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में 70 से 80% हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो हमें बेनिफिट्स पास ऑन करेंगे। देखिए हम इस देश का प्रोग्रेस चाहते हैं, पीछे जो हुआ सो हुआ, हमारे हाथ में नहीं था कुछ भी, पर आज जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें करते रहना चाहिए ताकि देश की प्रगति होती रहे, नहीं तो एनार्की हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। तो वाइफ के केस में भी बजट बहुत सिंपल है, आपका जो बजट है उसका 20% ज्यादा उसको वाइफ को देना चाहिए, ताकि वो उस पैसे से उसको कहीं लगता है भाई वो कुछ गलत नहीं करते हैं जनरली ना, वो ज्यादा क्या करेंगे, किट्टी पार्टी कर लेंगे या कुछ लोग के साथ थोड़ा डिनर कर लेंगे, उनका अधिकार है भाई, उतना तो करना ही चाहिए। नहीं तो वो सेव कर लेंगी, नहीं तो वो कुछ गोल्ड में खरीद लेंगी, नहीं तो वो उसकी वो कमिटी डाल लेंगी, या जो हमारे लूज तरीके हैं पैसे कमाने के वो कर लेंगी, तो करने दो उनको। तो आई थिंक 20% ज्यादा जो आप खर्चा घर का बांधते हो उससे आपको अपनी वाइफ को देना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता को अगर हम देखें, उनका ये रहता है कि शुरू से ही कि अगर कुछ भी खरीदना है, इन्वेस्ट करना है पैसा, तो गोल्ड की आपने बात की कि गोल्ड खरीद लो, सबसे बेस्ट है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो क्या गोल्ड में हमको निवेश करना चाहिए आगे चल के, और भी ज्यादा जितना अभी हमने देखा है ग्रोथ उतनी ज्यादा मिल पाएगी और ज्यादा मिल पाएगी, गोल्ड ही सेफेस्ट है, क्या करना है? अब बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो लोग आजकल हंस रहे हैं कि 1990 में 1 किलो गोल्ड से मारुति 800 आती थी और आज 1 किलो गोल्ड से ऑडी आ जाती है। तो यानी गोल्ड ने तो रिटर्न्स ठीक ठाक दिए हैं, पिछले 7-8 साल में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में निवेश आपके जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो जाए, समझिए आप आज महीने के 25,000 रुपए 20,000 रुपए डालने लायक हो जाए, तो उसमें से कुछ पोर्शन आपको एक 4-5 हजार रुपए गोल्ड में डालना चाहिए। और वो इसलिए नहीं डालना चाहिए कि गोल्ड से आपकी अपेक्षा बहुत होनी चाहिए, वो इसलिए डालना चाहिए क्योंकि खराब समय में गोल्ड आपके काम आता है। इट इज द मोस्ट लिक्विड आइटम एक्सेप्ट कैश, मतलब कैश को छोड़ के वो सबसे ज्यादा लिक्विड आइटम है। आज गोल्ड में निवेश करने के बहुत तरीके बदल गए। आपको फिजिकल गोल्ड लेने की जरूरत नहीं, ज्वेलरी आप पहनते हो तो ले लो, कोई चक्कर नहीं, पर अगर आपको फिजिकल गोल्ड मतलब आपको गोल्ड में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपके कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई बैंक लॉकर के चार्जेस नहीं लगते, और आपको साल का 2.5% ब्याज देती है सरकार। तो आज सरकार बोलेगी कि भाई अगर गोल्ड का रेट चल रहा है 7500 रुपए, 70,000 रुपए, और आपको 1 ग्राम ही खरीदना है, तो आप 1 ग्राम का खरीद लो 7,500 का, उस 7,500 को आपको बॉन्ड मिल जाएगा, फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा, पर वो बॉन्ड का प्राइस गोल्ड के हिसाब से चलेगा। कल को गोल्ड समझो 1 लाख हो गया, तो आपका वो 7,500 जो है 1,000 रुपए हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और आपको हर साल 7,500 रुपए पे 2.5% का ब्याज भी सरकार देती है। अच्छा, तो ये जो है, और उसमें ना जीएसटी लगती है ना मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तो मेकिंग चार्जेस जीएसटी मिला के 13% हो जाता है। तो क्या होता है, जब आप 13% शुरू में ही दे दोगे तो आपकी रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर निवेश करना है गोल्ड में, निवेश इज द वर्ड, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आज के दिन सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप गोल्ड में डाल सकते हैं। ओके, तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का छोटा सा अंश रहना चाहिए। संजय सर, अभी तक इस पूरे पॉडकास्ट में हमने जिस तरह से फाइनेंस को लेकर बात करी है, मैनेजमेंट को लेकर बात करी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, आपने हर चीज को बहुत क्लियरली बताया। आपने कहीं भी ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करी लोगों के लिए कि भाई यहाँ पैसा मत लगाओ या यहाँ पे ही लगाओ। आपने लॉजिकली समझाया कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। लास्ट में इस पॉडकास्ट में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या कोई टिप्स होती है जिससे भैया बंदा कामयाब हो पाए? अच्छा, आपको पता है टिप कहाँ मिलती है?
और टिप तो हमने तो एक ही सुनी है भैया, रेस्टोरेंट में हम कहीं जा रहे हैं तो हमने बस किसी तो वेटर टिप को वहीं पूछा। मिलती है, ठीक है। और जिसको मिलती है, अगर आपको वैसे ही बनना है तो आप टिप ले लो। तो टिप रेस्टोरेंट के लिए है, हाँ, टिप टपरी के लिए है, टिप आपके लिए नहीं है। ये आपका हमारा काम, अगेन वापस, ये हमारा काम नहीं है, पॉइंट्स, ठीक है। फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे जानेंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सिंपल है। इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म, ओके, पैसा डालो वो जो आप भूल सकते हो, ठीक है, उधार लेके निवेश मत करना। ओके, और चौथा है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना। ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करना जिसमें आपको हर रोज सोचना पड़े आज निकालू कि नहीं निकालू। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट करो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना। तो ये मेरे कुछ टिप्स हैं। ग्रेट, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हो जाएंगी जो बंदा आना चाह रहा है इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में या एसआईपी के। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, फाइनेंस गुरु संजय सर, बहुत मजा आया सच में, बहुत यूनिक ये पॉडकास्ट रहा, बहुत डीपली हमने समझा है जी। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। और बस मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ आपके लिए एक वीडियो ना रह जाए और ये आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो मैंने नहीं करी। तो मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी ही दुकान का सामान खा रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ। फिर लोगों तो को नहीं तो काफी टाइम क्या होता है, हलवाई खा कहीं और रहे होते हैं और बेच कुछ और रहे होते हैं। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा भी वही पोर्टफोलियो है, वही सिस्टम है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर लोगों को इसी तरीके की जर्नी चाहिए, सिंपल, जिसमें बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी ना हो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो, तो मेरे जैसी जर्नी आप इजीली फॉलो कर सकते हो। और मैंने अपना बता दिया जो मैंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये शानदार जो पॉडकास्ट रहा फाइनेंस गुरु संजय सर के साथ, सर ने बहुत सारी टिप्स हमें बताई, मिथ्स और फैक्ट भी इसमें हमने बात कर लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए क्यों हमें मार्केट में रुकना है ये भी सर ने हमें समझाया। अगर आपकी और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि हम सर के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। अब वो पॉडकास्ट होगा आपके सवालों के ऊपर, कि आपने इस पॉडकास्ट को देखकर क्या समझा, क्या सीखा, और आपके क्या डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि अगला पॉडकास्ट हम फिर लेकर आएंगे आप सभी के लिए संजय सर के साथ। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, नमस्कार।